आओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे ही तुम लोगों का इस टाइम का पढ़ाई का सीजन चल रहा है अच्छा खासा, तो ज़्यादा टाइम फालतू का वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। बाकी अब जो भी बच्चे ज्वाइन करते जाएंगे, ज्वाइन कर रहे होंगे, ऑडियो वीडियो खाली एक बार मेरे को आप बता देना, ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है एकदम। आप कैसे हो? हम एकदम बढ़िया है भाई, जैसे आप हो वैसे हम हैं, एकदम बढ़िया। ठीक है, एक बार खाली मेरे को आप बता देना, ऑनलाइन ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना एकदम? कर दूं ना स्टार्ट? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ऑल क्लियर? ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने फॉर्म पे सब बच्चों के रिस्पॉन्स देख लिए, तो जो सब बच्चों का एक मेजर सबसे बड़ा दिक्कत आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, वो क्या आ रही है? ऑडिट की दिक्कत आ रही है सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे पहले ऑडिट की दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों के मेजर डाउट लिख रहा हूँ। तो एक है ऑडिट, कि ऑडिट को किस तरीके से पढ़ा जाए। एक ऑडिट है, एक आपका लॉ है, एक आपका टैक्स है। ठीक है, मेजरली जो मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेरी आई है वो ऑडिट लॉ टैक्स की आई है, बट मैं आपके साथ अकाउंट्स कॉस्टिंग जो भी बाकी के भी बच गए आपके, ठीक है, हर एक को लेकर के चलूंगा, एफएम हर एक के बारे में आपको बताऊंगा। बट पहले इनके बारे में बताएंगे, और इससे पहले भी मैं आपको इसी चीज को दो कैटेगरी में तोड़ दूंगा। एक है आपका ग्रुप वन, जो बच्चे सिर्फ ग्रुप वन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, और जो बच्चे ग्रुप टू के लिए खाली प्रिपेयर कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, और जो दोनों साथ में ग्रुप देना चाहते हैं, बोथ ग्रुप साथ में देना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे। ठीक है, एक बात आपको और बता रहा हूँ भाई, देखो सीधी सी बात है, जो भी मैं यहाँ बातें बताऊंगा ना, बातें तुम्हें पहले से पता है, बस तुम सुनने आए हो, क्योंकि तुम्हारा किसी के साथ अब इंटरेक्शन नहीं हो रहा। क्लासेस खत्म हो चुकी है, आप घर पे बैठे हो, और घर पे बैठ के सबसे ज्यादा नेगेटिविटी आती है कि आपका किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा, कोई बंदा तुम्हारे पास नहीं है जो आपको रोज मोटिवेट कर रहा है कि नहीं यार मुझे पढ़ना चाहिए। ठीक है, मेन ये पर्पस है, ठीक है, वेबिनार का। आधे से ज्यादा चीजें तुम्हारे को पता होंगी, तो मैं बस ये बोलूंगा लास्ट तक डटे रहना। खाली हो सकता है दो चार बातों में कोई एक ऐसी बात निकल जाए जो आपको लगे हाँ यार ये बंदा इस बात पे तो सही कह रहा है, अगर मैं इस हिसाब से करूंगा तो शायद मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी चीजें आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको सारे ग्रुप की स्ट्रेटेजी वगैरह बता रहा हूँ कि आपको किस हिसाब से कैसे पढ़ना चाहिए। मैं ऐसा मानते हुए चल रहा हूँ कि आपने बिल्कुल भी अभी जो है पढ़ाई चालू ही नहीं करी है। पढ़ाई देखो आपने कुछ ना कुछ तो कर ही रखा है ना। मैं ऐसा मानते हुए चल रहा हूँ कि अभी आप बिल्कुल जीरो स्टेज पे खड़े हो, और अगर हम यहाँ से जनवरी अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हैं, तो जनवरी अटेम्प्ट में हमारे को कितना टाइम लगना चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए, और आपको कौन से ऐसे दो सब्जेक्ट निकालने चाहिए आपके हिसाब से जहां पर आपको लग रहा है आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो, जो आपका एग्रीगेट खींचने में सबसे ज्यादा मदद करेंगे। और उसके अलावा दो सब्जेक्ट ऐसे कौन से हैं जो आपको लग रहा है कि यार अगर मैं इसमें जस्ट पास भी हो जाऊं ना तो मेरे लिए ठीक है। वो मेजोरिटी बच्चों का कौन सा होगा सबको पता है, वो मेजोरिटी बच्चों का कौन सा है? ऑडिट है। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे कि इसको भी इतने बढ़िया तरीके से कर दें कि हो सकता है पेपर आसान आया और आपके यहाँ पर भी 60 से 65 नंबर निकल जाए। ठीक है, तो देखो क्योंकि वैसे भी फेस्टिव सीजन है, घर में पढ़ाई वढ़ाई वैसे ही कम हो रही है, तो मैं आपको ना स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, पहले स्ट्रेटेजी ध्यान से देख लेना। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ उन लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ जो कि बोथ ग्रुप साथ में दे रहे हैं। ठीक है, पहले उनकी बात कर रहे हैं जो बोथ ग्रुप्स आपके साथ में देंगे। तो पहले बात करते हैं बोथ ग्रुप्स वालों की। तो बोथ ग्रुप्स के लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखने वाली हैं पहले वो समझना। ठीक है, अगर आप अभी अपना कैलेंडर खोलते हो, ठीक है, तो आप अपने कैलेंडर में ना अभी हिसाब से लगाओ, आज अक्टूबर है, आज अक्टूबर की कौन सी है? 10 तारीख हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं पूरे पूरे एक एक दिन का हिसाब लगाऊं, अक्टूबर में मेरे पास 21 दिन बचे हुए हैं, नवंबर में आपके पास टोटल 30 दिन बचे हुए हैं, और दिसंबर में आपके पास 31 डेज बचे हुए हैं। मैं मान ही नहीं रहा कि जनवरी में आपके पेपर कब से है, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ 1 जनवरी से आपके पेपर चालू हो रहे हैं। ठीक है, ये इतने दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो अगर आप देख लो ये दो आ गया, 3 और 3 6, 2 8, 82 डेज मेरे पास बचे हुए हैं। मैं टिल एग्जाम तक 90 बोलो 91 बोलो मैं नहीं ले रहा। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि जनवरी में आपको जो भी काम करना है वो आप अपने हिसाब से करोगे, आप अपनी वीकनेसेस को खुद देखोगे कि यार ये वाला एरिया मेरे को लगता है मेरे को दोबारा करना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए वो आप देखो। ठीक है, तो मैंने हर दिन का हिसाब ले लिया, अब आप चैट छोड़ देना। ठीक है, और सिर्फ मैं सारी बातें बताऊंगा, सिर्फ अभी सुनने पे ध्यान रखो। आपका कोई डाउट आएगा मैं लास्ट के 10 मिनट में माइक भी ऑन करने को बोल दूंगा, आपका जो डाउट है जैसा डाउट है पूछ लेना, पर पहले जो बातें मैं बता रहा हूँ एक बार खाली वो सुन लो। ठीक है, तो आपके पास टोटल 82 डेज बचे हैं अगर मैं एक एक दिन का हिसाब उठाऊं। पर भाई ऐसा तो नहीं है ना कि 82 डेज आप घर में पढ़ोगे। ठीक है, 82 डेज तो घर में पढ़ाई होगी नहीं, वैसे भी अभी फेस्टिव सीजन है ना। अब देखो इसमें से ना हम कुछ कुछ चीजें हटानी चालू करते हैं। कॉस्टिंग आप लोगों ने मेरे से ही पढ़ी हुई है ना, कॉस्टिंग आपको अच्छे से पता है, आप नॉर्मल लॉस तो हटाओगे ना भाई, नॉर्मल लॉस तो होना ही होना है। मैं इसमें से एक हफ्ता तो आपका सीधा सीधा माइनस कर रहा हूँ। ये एक हफ्ता कौन सा है? ये एक हफ्ता है जो दिवाली आएगी, भाई दूज आएगा, दुनिया भर के आपके त्योहार आएंगे, 7 दिन तो हटा दो।
ठीक है। अगर इस 7 दिन में आप कुछ भी पढ़ रहे हो, मैं ऐसा मानते हुए चल रहा हूँ कि भाई वो आपके लिए बोनस है, ठीक है, वो आपके लिए बोनस है। अगर आपने उन 7 दिनों में कुछ कर लिया तो वो बहुत अच्छी बात है, आप दूसरे बच्चों से शायद थोड़ा आगे निकल जाओगे, ठीक है, या आपने अपने लिए जो सोचा था आप उससे भी ज्यादा आगे निकल जाओगे इन 7 दिनों में, ठीक है। ये 7 दिन हमने हटा दिए। और देखो, मैं मानता हूं कि आपकी किसी में बीच में होए ना ऐसा, भगवान ना करे, पर कभी किसी की कोई तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया, मैं उसके भी आपके 3 दिन यहां पर और हटाने को तैयार हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है। कितने दिन हमारे हट गए? 10 दिन तो सीधे सीधे हट गए ना। 10 दिन आपके हट गए, कितने दिनों पर आप आ गए? अब देखो, आपके कितने दिन आ गए सर? 82 में से 10 हटा दो, आपके 72 डेज पर आप आकर के खड़े हो चुके हो, ठीक है। बोथ ग्रुप्स वालों की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल सिनेरियो ले रहा हूँ भैया। 10 दिन मैंने बीच में हटा दिया, अगर आप 10 दिन से ज्यादा का बीच में ब्रेक ले रहे हो तो सॉरी टू से, पर आप बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो जिस लेवल पे आप अभी खड़े हो। सही बात है? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें से देखो, मैं इसमें से फालतू के 4-5 दिन 6 दिन और हटा रहा हूं आपके, ठीक है। आप बोलोगे सर आप दिन ही माइनस करते जा रहे हो, ठीक है। क्यों माइनस कर रहा हूं बता रहा हूं। सर आपकी तबीयत खराब नहीं हुई, घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, घर में कोई ऐसा माहौल हो गया, घर में कोई खुशी वाला माहौल है, आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो मेरे से ना ये बात मत बोलना एंड में आते आते, सर आपने तो ना एक एक दिन ले लिया पढ़ाई का, इतना तो नहीं हो सकता प्रैक्टिकली। आप अगर ध्यान से देखो ना तो भाई मैंने कितने दिन आपके हटा दिए? 10 दिन मैंने आपके यहाँ हटा दिए, 6 हटा दिए, 16 दिन हटा दिए यार। 16 दिन महीना, आधा महीना हो गया यार। आधा महीना तो मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा आपकी पढ़ाई में, ठीक है। अब मेरे पास कितने दिन बचे? मेरे पास अगर देखोगे तो 66 दिन बचे हैं। अब मैं इन 66 दिन की आपको पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन बताऊंगा, आपको किस हिसाब से काम करना है, ठीक है। मैंने बीच में आपके 16 दिन तो रेस्ट के हटा दिए, और आप ऐसे मानते हुए चलना कि अगर इन दिनों में आप पढ़ रहे हो तो ये बोनस है, ये आपके एग्रीगेट को बहुत तगड़े लेवल पर खींचेगा, ठीक है। अब 66 डेज की बात करते हैं। सिंपल सा गणित बोल रहा हूं आपको, अगर आपके पास 66 डेज है और जो बच्चा बोथ ग्रुप दे रहा है उनके पास 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा यहाँ पर कि भैया अगर आप अभी भी सही से पढ़ते हो ना तो पास तो छोड़ो, ऐसा हो सकता है कि आप एग्जामिशन लेकर के भी निकल जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 6 सब्जेक्ट, मेरे पास हर सब्जेक्ट के लिए 11 दिन आए हैं, मेरे पास 11 दिन है हर सब्जेक्ट के, ठीक है। अब जरा इन 11 दिन की बात करते हैं। सर आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि 11 दिन में एक बार रिवीजन कर लें फिर सीधा पेपर में करें? बस ये काम नहीं करना आपको। देखो मेरी ना एक बात समझना, अगर मैं आपको बोलूं कि आप अभी 11 दिन में एक सब्जेक्ट पकड़ लो, ठीक है, पेपर से पहले आपके पास सिर्फ 1.5 दिन होता है, तुम्हें लगता है तुमने जो 11 दिन में करा आप वो 1.5 दिन में ले आओगे? आप वो 1.5 दिन में नहीं लेकर के आ सकते हो, ठीक है। आपके पास 11 दिन है हर सब्जेक्ट के, अब उन 11 दिन को डिवाइड कैसे करना है वो समझना। सबसे पहली रिवीजन, अगर आपने अभी भी पढ़ाई चालू नहीं करी है तो मैं ऐसा मानते हुए चल रहा हूं आपकी सबसे पहली रिवीजन हफ्ते में या 7 से 8 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। इन 7 से 8 दिन को भी मैं तोड़ के बताऊंगा आपको कि पहले कौन सी कैटेगरी करनी चाहिए, फिर कौन सी कैटेगरी करनी चाहिए, फिर कौन सी करनी चाहिए। कॉस्टिंग का तो मैं डिटेल प्लान आपको दूंगा, जो मेरा सब्जेक्ट है भाई मैं उसका डिटेल प्लान दूंगा, लेकिन बाकियों का आपको देखना पड़ेगा जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो कि यार इसकी रिवीजन स्ट्रेटेजी है, अगर मैं इस हिसाब से करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। 7 से 8 दिन, और 7 से 8 दिन के अलावा आपको बता रहा हूं बेटा, अगर आपके यहाँ पर 9 दिन भी लग जाए ना तो अपने आप को बुरा मत मानना, क्योंकि पहली रिवीजन है, पहली रिवीजन बहुत ज्यादा कॉम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए, एक एक चीज को जाके खुरेद खुरेद के पढ़ो, ठीक है। जितने अपने नोट्स फिल्टर आउट कर सकते हो उतने फिल्टर आउट कर दो। अगर आपके पास 20 क्वेश्चन है तो इस रिवीजन में छांट दो कि आपको बाद में 10 या 12 क्वेश्चन करने हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने, ठीक है। इतना पार्ट आपको करना है। अगर आपके 9 दिन भी लग रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। 9 दिन में आप मानते हो कि आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा सब्जेक्ट का? हो जाएगा। देखो मैं आपको कॉस्टिंग के लिए गारंटी लेता हूं कि कॉस्टिंग मैं आपको 5 दिनों के अंदर पूरा रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। वो क्या है कैसे है सब बताऊंगा, मैं पूरा प्लान करके आया हूं। कॉस्टिंग मेरा 5 दिनों में रिवाइज हो सकता है। अगर कॉस्टिंग मेरे हिसाब से मैं आपके साथ बैठ के 5 दिनों में रिवाइज करा सकता हूं तो भैया मैं ऐसा मान रहा हूं कि टैक्स बड़ा है, अकाउंट्स बड़ा है, इसमें टाइम लग सकता है, बट अगर आप लॉ को पकड़ोगे, ऑडिट को पकड़ोगे, एफएमएसएम को पकड़ोगे, ये टॉपिक ऐसे 8 से 9 दिन अगर आप तबियत से पढ़ लिए ना तो आप सारा खत्म कर पाओगे, ठीक है। अच्छा सर एक बार हमारी रिवीजन हो गई, जब आपकी ये एक बार रिवीजन हो जाए तो जो आगे का आपके पास 2 से ढाई दिन बचे हैं ना, जो 2 से ढाई दिन बचे हैं, क्योंकि हम तो 11 दिन मानते हुए चल रहे हैं, अगर आपने 8 दिनों में कंप्लीट कर लिया आपके पास 3 दिन बैलेंस बचा, ठीक है। आपने 9 दिनों में कंप्लीट कर लिया आपके पास 2 से ढाई दिन बचा। अब इस 2 से ढाई दिन में जो आपने पहले पढ़ा है अब उसको फिल्टर आउट करो, यहां पर और लेकर के आओ, एक बार उसको और रिवाइज करो। बात समझना, चाहे फाइनल हो चाहे इंटर हो बेटा, एक स्ट्रेटेजी है जो आपकी ना हमेशा फॉलो करी जाएगी, और वो पता है स्ट्रेटेजी क्या है? देखो आपने कोई सब्जेक्ट को 11 दिन था, 11 दिन नहीं, सबसे पहले आपने किसी सब्जेक्ट को 7 से 8 दिन में पढ़ा, 7 से 8 दिन से आप इसको 2.5 से 3 दिनों पे ला सकते हो, और 2.5 से 3 दिनों से आप इसको पेपर के 1.5 दिन पे ला सकते हो।
ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। पर अगर मैं आपको ये बोलूँ ना कि आज छोड़ो, आप 11 दिन में एक बार रिवाइज करो और सीधा 1.5 दिन पे ले आओ, भाई नहीं आएगा। सॉरी टू से, बट प्रैक्टिकल बात करूंगा, नहीं आ सकता। ठीक है, तो आपको टारगेट ऐसा लेना है, अगर आप एक सब्जेक्ट को 11 दिन डिवोट कर रहे हो तो 11 दिनों में सबसे पहले 7 से 7.5 दिन, 8 दिनों में ट्राई करो उसको कंप्लीट करने का। कंप्लीट हो जाता है बहुत बढ़िया, नहीं कंप्लीट होता, आपका 80% हुआ है बेटा, छोड़ दो, अभी आगे करने की जरूरत नहीं है, पहले जो हो चुका ना उसे रिवाइज करो यार। ठीक है, 2 से ढाई दिन में उसको रिवाइज करो, और रिवाइज करने के साथ साथ बस एक काम और करना, अगर आप कर सकते हो तो 2 से ढाई दिन में जैसे आपने रिवाइज करा, इसका एक 3 घंटे का टेस्ट पेपर लिख करके देख लो। ठीक है, क्योंकि जब तक आप 3 घंटे का टेस्ट पूरा नहीं लिख करके देखोगे ना, आपको आपकी स्पीड कभी भी नहीं पता चलेगी। वो सही बात है कि आपने आज एक टॉपिक करा, उसके ऊपर आपने एक क्वेश्चन एज अ टेस्ट कर लिया है ना, और आपने देख लिया कि यार इससे मेरे को कितना आता है, वो सारी बातें सही है। ठीक है, जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 इंटू 1.5, मेरे को 15 मिनट में वो क्वेश्चन पूरा करना चाहिए विद प्रेजेंटेशन। ठीक है, पेपर में मेरे को 15-16 मिनट ही मिलेंगे 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। पर यहाँ पर ना सही स्पीड जज नहीं होती। यहाँ ठीक है, यहाँ आपका टॉपिक जज हो सकता है, अगर आपको अपनी सही स्पीड जज करनी है ना भाई, तो वो 3 घंटे का एक पेपर आपको लिख करके देखना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, जो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है, जो आपको लग रहा है कि यार इसमें मैं पास तो बहुत आराम से हो सकता हूँ, वहां पर आप मॉक टेस्ट ना लिखो चलेगा। लेकिन जहां आपको लग रहा है ना, जैसे ऑडिट है, जैसे लॉ है, जो हर बच्चे का फोबिया होता है कि भाई यहाँ मैं फेल हो सकता हूँ, भाई उसका एक टेस्ट पेपर लिख करके देख लेना। यू विल सरप्राइज टू नो, जब आप पेपर लिखने वहां पे जाओगे ना, आपका हाथ अपने आप चलेगा। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलना। फिर अब मैं इससे आगे आता हूँ, कुछ बच्चों के यहाँ पे और डाउट आते हैं, सर हम ना 11 दिन एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। अरे मत पढ़ो ना यार, आप 11 दिन एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 सब्जेक्ट करो, 2 सब्जेक्ट के आपके पास 22 दिन है ना, कॉम्बिनेशन में उठाओ, जैसे करना करो। मेरा मेन टारगेट ये है कि 22 दिन हो या 3 सब्जेक्ट के आपके 33 दिन बने, एक ग्रुप आपका 30 से 35 दिन में खत्म होना चाहिए, तो उसको खत्म करो विद एटलीस्ट 1.5 रिवीजन। आपका कम से कम 1.5 रिवीजन में वो खत्म होना चाहिए। सर 1.5 रिवीजन इनफ रहेगा? बेटा बिल्कुल इनफ रहेगा, अगर आपने अच्छे से करा है तो। जितना आपके पास टाइम बचा है ना, एक बात ध्यान रखना, जितना भी आपके पास टाइम बचा है, आपको क्वांटिटी ऑफ रिवीजन पे नहीं जाना चाहिए, आपको क्वालिटी ऑफ रिवीजन पे जाना चाहिए। कि मैं पहले एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लूं, उसके बाद में एक बार और कर लूं फिल्टर आउट करके कि यार ये चीजें मुझे पेपर में देखनी है, उसके बाद आप पेपर से पहले भी तो रिवाइज कर ही रहे हो ना। और आप खुद देखो, अगर आप प्रैक्टिकली मेरी बातों को समझ पा रहे हो तो देखो भाई, मैंने यहाँ से 16 दिन आपके हटा दिए, 16 दिन आपके ये हटे हुए। ठीक है, जनवरी में आपके 4-5 दिन जो भी है, कितने भी दिन है मैं मान के नहीं चल रहा, ये दिन भी तो आपके पास एक्स्ट्रा है ना। तो जरूरी थोड़ी है कि हर सब्जेक्ट को 8 दिन में खत्म करना है। जैसे टैक्स है भाई, टैक्स लेता है टाइम, 8 की जगह 12 दिनों में होगा, तो मेरे पास बफर बचा हुआ है ना, क्या मैं उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाऊंगा? बिल्कुल यूज कर पाऊंगा। लॉ हो जाएगा, ऑडिट हो जाएगा, अकाउंट्स और टैक्स है, सबसे बड़े सब्जेक्ट है, टाइम लगेगा, वहां पे टाइम लगाना जरूरी भी है। ये बात समझ में आई? तो इस हिसाब से काम करना, एक मॉक जरूर देना। ठीक है, ये बात हो गई हमारी, पहले मैंने डेज के हिसाब से आपको सारे सब्जेक्ट बता दिए। अब यहां से मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ। सर मेरे पास ये जो फॉर्म था, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, ये फॉर्म जो था अराउंड 54 से 55 स्टूडेंट ने ये फॉर्म भरा था। ठीक है, हालांकि बच्चों ने ज्वाइन कम करा, अभी तो 20 बच्चे इसमें आए नहीं है, कईयों ने सिर्फ मजाक मजाक में फॉर्म भरा होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो मेरे को उसमें एक क्वेरी दिखी, वो दिखी ऑडिट की, सबसे ज्यादा क्वेरी। तो देखो, जैसा आपके साथ टाइम चल रहा है वैसा ही टाइम मेरे साथ भी था भाई, ऑडिट मेरे को कभी आज तक अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो ऑडिट को मैंने कैसे पढ़ा था, मैं आपको वो समझा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो वो स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हो। देखो, मैंने ऑडिट को कैसे तोड़ा था, मेरे को ऑडिट पे ये था कि मैं हर दिन इसको ना 1 से 1.5 घंटा पढ़ता था, खत्म, उससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ता था। मैंने ना ऐसे सोच रखा था कि मुझे 2 सब्जेक्ट साथ में लेकर के चलने हैं, क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट से बहुत जल्दी बोर हो जाता था, तो मैं 2 सब्जेक्ट अपने साथ में लेके चलता था। जैसे दो, मान लो मैंने अकाउंट्स के साथ लॉ ले लिया, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल ले लिया, तो अकाउंट्स लॉ मेरा पूरे दिन में चलेगा, पर सुबह का 1 से 1.5 घंटा मैं सबसे पहले उठ के ऑडिट करता था, तो वो ना भाई एक माइंड क्लियर हो जाता था कि मैंने अपने दिन का जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था ना, वो सुबह सुबह निपटा लिया। कोई वॉक पे नहीं जाता था, कोई एक्सरसाइज नहीं करता था। अगर मैं सीए इंटर के टाइम पे सुबह 6 बजे उठ रहा हूँ ना, मान लो मैं सुबह 6 बजे उठ गया, 6 बजे उठ के 6:15 पे फ्रेश होकर के मुंह धो करके ब्रश करके मैं सुबह 6:15 बैठ जाता था। टाइम लगा देता था, सर 6:15 बज रहे हैं, 6:15 से लेकर के 7:45, 7:30 7:45 तक मेरे को अपना आउटपुट निकालना है। क्योंकि देखो, सुबह सुबह दिमाग चलता है तेजी से, 400 की स्पीड पर आपका दिमाग चलेगा सुबह सुबह, क्योंकि आपकी ना नींद प्रॉपर हुई भी होती है। तो अगर आपकी कोई बहुत अच्छी आदत है जो सालों से बंधी हुई है, कि आप वॉक करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, तो बहुत अच्छी बात है, उसको इस टाइम पे मत छोड़ना।
बट अगर आपकी ऐसी कोई आदत नहीं है ना, तो भाई सुबह का टाइम जितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो ना, उतनी अच्छे लेवल पे प्रोडक्टिविटी निकालना। क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है, आप पूरी नींद करके उठे हो और उस टाइम पे थ्योरी ना आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो मैं कैसे करता था, मैं सारी चीजें आपको वो बता रहा हूँ सर। सबसे पहले मैं सुबह उठ करके 1 से 1.5 घंटा, ये जो भी मेरा 1 से 1.5 घंटा होता था ना, मैं इसमें मुश्किल से ऑडिट के 2 से 3 टॉपिक करता था। और 2 से 3 टॉपिक को ना बार बार रट्टे मारता था। मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, मैं रट्टे मारता था, कुछ कीवर्ड्स उठाता था, उनके रट्टे मारता था। यार ये तो कीवर्ड्स मेरे को पता होने चाहिए क्योंकि ये पेपर में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 3 4 टॉपिक करे, किसी भी टीचर का, जिस टीचर का आपको अच्छा लगता है उसका क्वेश्चन बैंक खोला। पर क्वेश्चन बैंक ऐसा उठाना जिसमें हर टॉपिक बटे हुए हो। जो मैं काम करता था आपको मैं वो बता सकता हूं। तो देखो मैं क्या कर रहा था, हर टॉपिक जहां पर भी हो आपके, ठीक है, जहां पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो, तो मैंने क्या करा, जैसे एक टॉपिक करा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे ना वो सारे पढ़ लिए। तो भाई पता क्या हुआ, एक टॉपिक मैंने किताब से पढ़ा, उसी से रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। तो यार आपके दिमाग में बातें तो बैठ जाएंगी ना। मैं कह रहा हूँ 10 बातें नहीं बैठेंगी। कुछ बच्चों को ये लगता है सर हमने तो पढ़ा, हमें 10 बातें नहीं बैठी। अरे 10 किसको दिमाग में बिठानी है? अगर आपने 10 पढ़ी है, उसमें से 8 भी आपकी उंगलियों पे है, तो भाई इससे ज्यादा और क्या चाहिए? आपका पेपर बहुत आराम से निकलेगा। ठीक है, बट ये आपको स्टिक रहना पड़ेगा। ये अगर ऐसा हो गया कि आप एक दिन उठ करके ठीक है हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन नहीं हुआ, तो भाई काम नहीं चलेगा। मैं क्या करता था, मैं इसमें भी आपको बताता हूं, मैं इसमें मंडे से लेकर के सैटरडे तक पढ़ता था, और संडे को ना मैं फिर उसे सिर्फ रिवाइज करता था जो मैंने मंडे से सैटरडे पढ़ा। मतलब जो संडे का सुबह का 1.5 घंटा होता था ना, मैं उसमें नई ऑडिट नहीं पढ़ता था, मैं पीछे का सारा उठा करके रिवाइज करता था। क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना बढ़िया हो जाएगा वो सब्जेक्ट जिससे आपको डर लगता है। इसको ना, सच बता रहा हूं, आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च कर लो, इसको ना ब्लॉक चेन टेक्निक बोला जाता है। ब्लॉक चेन टेक्निक क्या होती है, अगर पढ़ाई में आपको कोई भी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, तो उस पर ना रोज हथौड़ा मारो। भाई रोज हथौड़ा मारोगे, किसी ना किसी पॉइंट पे आके तो वो टूटेगा ना। क्योंकि अगर आपने उसको 5 दिन पढ़ के आगे के लिए पूरा खाली छोड़ दिया तो काम नहीं चल सकता। तो जिस बच्चे का जो टफ हो, मैं सिर्फ ऑडिट के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि ऑडिट मेरा टफ था। अगर आपका ऑडिट टफ है, आपको लगता है भाई टैक्स में इतनी सारी चीजें कैसे याद होंगी, या कॉस्टिंग टफ है, जो मर्जी टफ है, सुबह उठो, सुबह उठ करके मुंह धो करके सीधा बैठ जाओ, कुछ खाना पीना नहीं है, सीधा उठो और उठ करके बैठ जाओ। 1 से 1.5 घंटा अपना अच्छा प्रोडक्टिविटी का निकाल दो। आपका दिमाग ना लिटरली इतना शांत हो जाएगा कि भाई जिस चीज से मैं डर रहा था ना, मैंने सुबह सुबह वो पढ़ाई कर ली है। बस ये काम रोज करते जाओ। आपको नहीं पता, यू नेवर नो, कि जो आपका सबसे टफ सब्जेक्ट था वो आपका पेपर में ट्रम्प कार्ड बन जाएगा। ट्रम्प कार्ड का मतलब पता है, अगर उसका पेपर थोड़ा सा भी सही आ गया ना, हो सकता है जिससे आप सबसे ज्यादा डर रहे थे वहां पे आपके नंबर आ जाएंगे 63 67। मेरे कुछ ऐसे नंबर आए थे सी इंटर में ऑडिट में, जिससे मैं सबसे ज्यादा डर रहा था। फिर बच्चे मुझे क्या कहते हैं, सर आप तो पढ़ने वाले बच्चे थे। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, आपको स्ट्रेटेजी देखनी चाहिए कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जो सब्जेक्ट में काम कर जाएगी। इससे रिलेटेड आपको एक बात और बताता हूँ। जिस टाइम पे इंटर का ये चल रहा था ना, तो मेरी आदत थी, मैं शाम को 5 मिनट 10 मिनट एक राउंड मारने जरूर जाता था बाहर का। क्योंकि आप पूरे दिन घर में बैठे हो, नहीं होता पूरे दिन, ऐसे फ्रस्ट्रेशन सी होने लग जाती है, घर खाने को दौड़ता है। तो मैं ना बाहर एक राउंड मार करके आता था, और उस राउंड मारने में पता है मैं क्या करता था, मैं उस टाइम को भी बहुत अच्छे से यूज करता था। गया हूँ, अकेला जाता था, किसी के साथ नहीं जाता था, किसी से फोन पे बात नहीं करता था उस टाइम पे, अकेला जाता था। जो भी मैंने ऑडिट का सुबह सुबह पढ़ा है, मैं उसको ना फिंगर्स पे काउंट करता था कि यार उसके ना 4 टॉपिक थे, 4 में से मेरे को कितने पॉइंट याद आ रहे हैं। और जो पॉइंट मेरे को नहीं याद आता था ना, मैं सबसे पहले आगे कॉपी में वो लिख देता था कि यार ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं बार बार भूल रहा हूँ, इसको मेरे को पढ़ना चाहिए। तो आपको देखना है आप ब्रेक किस हिसाब से ले रहे हो, और उस ब्रेक को आप कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, एक बात आपको और बताता हूँ, जैसे सुबह का 1.5 घंटा है, सुबह का 1.5 घंटा ना बहुत ज्यादा कई बार ऐसा होता है कि आप सीधा उठ करके थ्योरी उठा रहे हो, आपको नींद आती है। ठीक है, 30 से 35 मिनट पढ़ो। 30 से 35 मिनट पढ़ के ना बीच में 5 मिनट अपने निकाल लो, उस टाइम पे ना कोई बढ़िया सा मोटिवेटेड सॉन्ग सुन लो, जो सुन करके आपको थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाए उस टाइम पे। ठीक है, ये काम मैंने तो करा है, और मेरे को तो भाई बहुत इस चीज का इस्तेमाल हुआ था। उस टाइम पे मैं भाग मिल्खा भाग के बहुत सारे गाने सुनता था, 4 से 5 मिनट का अपना ब्रेक लेता था, उस टाइम पे सुनता था। आपको ना पता लग जाता है यार कि ठीक है, स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट नींद आएगी, पर 5 10 मिनट जैसे हो गए ना, आपको सामने सिलेबस दिखा, भाई आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। स्टार्टिंग के 3 4 दिन डिफिकल्ट होते हैं, उससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं होता। और इस टाइम पे ये मत सोचना, बच्चे क्या करते हैं, सुबह उठेंगे, मस्त अपना 1 से 1.5 घंटा तो खाली घूमेंगे, और क्या कहते हैं नहाएंगे, नहा के तैयार होके बैठेंगे। आपने सुबह सुबह का जो टाइम था प्रोडक्टिविटी का, वो तो सारा निकाल दिया। सोच के देखो ना यार, सुबह का टाइम जितना अच्छा यूज होगा, उतना आगे का दिन बढ़िया जाएगा आपका, उतनी आगे की जो एफिशिएंसी है ना वो तगड़े लेवल पर हो पाएगी आपकी। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने तो अपनी ऑडिट ऐसे करी थी।
और ऑडिट मेरी कम से कम 30-35 दिन तक खींची थी। 30-35 दिन में रोज सुबह एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा पढ़ता था। और उसका हो जाने के बाद मैंने लास्ट में 1-2 दिन पूरी पूरी ऑडिट पढ़ी थी। क्योंकि पता क्या होगा, अगर आप लास्ट के पूरे दिनों में 1 या 2 दिन पूरी ऑडिट नहीं पढ़ोगे तो यार पेपर से पहले तो मुझे सिर्फ ऑडिट पढ़ना है ना, तो कम से कम मैं उस हाल में तो आ जाऊं कि मैं पूरे दिन एक सब्जेक्ट पढ़ पा रहा हूं या नहीं पढ़ पा रहा हूं। इसीलिए हर सब्जेक्ट को पूरे पूरे एक एक दिन पढ़ करके देख लेना, क्योंकि अगर वो आपकी हैबिट नहीं बनी तो पेपर में सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी। एक ये बात, ठीक है। दूसरा, आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप अगर घर पे बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे हो 3 घंटे का, तो बेटा ट्राई करना कि वो मॉक टेस्ट आप बंद कमरे में मत दो। कमरा आपका खुला होना चाहिए, जितना शोर आ रहा है बाहर से शोर आना चाहिए। क्योंकि जब आप पेपर देने जाते हो ना, तो पेपर देने जैसे आप बैठते हो उस टाइम पे सब बंदा कैलकुलेटर चलाने लग जाते हैं। हर बंदा कैलकुलेटर चलाने लग जाता है। तो जो आप घर में बैठ के साइलेंटली पेपर दे रहे हो और वहां पर जाकर के दे रहे हो, वो चीजें अलग अलग हो जाती है। तो जो चीज आप एग्जामिनेशन हॉल में फेस करने करने जा रहे हो, उसको घर में फेस कर लो ना यार। बंद कमरे में कभी भी टेस्ट मत देना। टेस्ट देना, सारे कमरे खुले हुए हैं, घर में लोग बातें कर रहे हैं, शोर मच रहा है, और उस टाइम पे अगर आपकी प्रोडक्टिविटी सही बन रही है, आपकी एफिशिएंसी आ रही है, तो एग्जामिनेशन हॉल में पक्का आ जाएगी। ये बात ध्यान रखने वाली है। तो ऑडिट का तो मैंने आपको बता दिया, चाहे ऑडिट हो चाहे लॉ हो। भाई मैं तो ऐसे करता था कि जैसे मैंने तो सीधा आपको बता दिया, आपके पेपर के लिए मोटे मोटे 80 दिन है। आप 40 दिन ऑडिट पकड़ लो, 40 दिन लॉ पकड़ लो कि मेरे को रोज सुबह 1 से 1.5 घंटा पढ़ना है। तो भाई देखो कितना प्रेशर हल हो गया कि 2 सब्जेक्ट तो आपके सुबह सुबह 1.5 घंटे में निपट जाएंगे यार। बस करने वाली बात है, करके तो देखो। बाकी तो आपके 4 सब्जेक्ट बचे हैं। 4 सब्जेक्ट को 80 दिनों में बांटोगे, 20 दिन बचते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, अगर अच्छे से करना चाहो तो। और तुम कह रहे हो, मेरे पास बच्चों के मैसेज आए कि हमारे पास टाइम नहीं है करने को। बेटा टाइम है, आपको देखना पड़ेगा टाइम निकालना कैसे। बीच में स्टडी का कोई भी ब्रेक ले रहे हो ना, 10 मिनट के अंदर खाना खत्म करो अपना। ये नहीं होना चाहिए कि आप खाने के लिए माहौल बना रहे हो, आधा घंटा है मैं तो बैठ के टीवी देखूंगा, तारक मेहता लगाऊंगा, साथ में खाना खाऊंगा। ऐसे मत करो। आपका टाइम लिमिटेड है, एक बार पेपर हो जाए उसके बाद जो मर्जी करना करो। खाना लिया, फटाफट खाना खाया, 10 मिनट घर वालों के साथ बैठे, काम हो गया। जितना हो सके इस टाइम पे मोबाइल को कम यूज करो। मोबाइल को यूज करना भी है तो मोटिवेशनल सॉन्ग सुनने के लिए यूज करो, या यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो देख लो जो आपको मोटिवेट कर सके, या कोई भी ऐसे बंदे से जाकर के बात कर लो जो आपको मोटिवेट कर रहा है। कोई अगर ऐसा बंदा है जो आपसे सिलेबस डिस्कस कर रहा है, यार मेरा तो इतना हो गया, तेरा कितना हुआ है, ऐसे बंदों को सबसे पहले ब्लॉक मारना। इनसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि उनका जितना हुआ हो आपको डिमोटिवेट करेंगे। ठीक है। ये चीज मैंने फाइनल में बहुत करी थी। मैंने फाइनल में हर उस बंदे से बात करनी बंद कर दी थी जो मेरे साथ सिलेबस डिस्कस कर रहा था। मैं सिर्फ उन लोगों से बात कर रहा था, दिन में कुछ मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, जो मैं उन लोगों से बात कर रहा था जो मेरे को ना मोटिवेट करते थे। अबे हो जाएगा, तू करके तो देख, तू कहीं अटकेगा, मैं बैठा हूं ना। उन लोगों से जाके बात करो। इसीलिए मैंने आज आपके साथ वेबिनार रखा था, क्योंकि वेबिनार रखने का सबसे इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट ही ये है कि मैं आपसे ना आने वाले अब हर 7 से लेकर 10 दिनों में आपसे मिलूंगा, आपकी परफॉर्मेंस डिस्कस करूंगा कि भाई कितना पार्ट आपका हो चुका है। ठीक है। एग्जाम तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आप सही से चलते रहे मैं आपको पास करा के रहूंगा। ठीक है। पर आपको भाई एट द एंड ऑफ द डे खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, ये एक्सेप्ट कर लो। अगर आज आप कुछ नहीं कर सकते हो, आज रात के 10 बज चुके हैं, मैं नहीं मान रहा कि आज आप ज्यादा कुछ पढ़ने वाले हो, तो बस एक काम करना। सिर्फ एक काम अगर आप कर सकते हो, एक ब्लैंक पेपर उठाओ और एक ब्लैंक पेपर पे ना 6 के 6 सब्जेक्ट लिखो। पहला हो गया आपका अकाउंट्स, हो गया लॉ, हो गया टैक्स, हो गया आगे हो गया आपका कॉस्टिंग, हो गया एफएमएसएम, हो गया और आपका ऑडिट हो गया। ये सब लिखो। इनके सारे सिलेबस खुद हाथ से लिखो और उसमें से टिक लगाओ कि यार ये वाला पार्ट मेरा अच्छा है, अगर मैं मेहनत करूंगा हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। और इसमें से वो चीजों को सबसे पहले देखो कि यार लॉ है, ऑडिट है, इनमें तो मुझे खास करके ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम आज बैठ करके 6 में से ये तो निकाल लो, 2 कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपका बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो आप, और 2 ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको लग रहा है कि यार यहाँ मैं फेल हो सकता हूँ, तो मेरे को उस पर भी रोज हथौड़ा मारना जरूरी है। ठीक है। जो 2 बेस्ट सब्जेक्ट होंगे वो आपका एग्रीगेट खींचने में सबसे ज्यादा मदद करेंगे। जो 2 ऐसे खराब सब्जेक्ट हैं वो आपको पास करने में मदद करेंगे। तो भाई इन पे आपको ज्यादा स्ट्रेस डालने की जरूरत है। ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले कॉस्टिंग का। सबसे पहले मैं आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ, इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। पहले कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मैंने ऐसा प्लान करा है, नवंबर में कोई भी 4 से 5 दिन मैं निकालूंगा, और 4 से 5 दिन, 5 दिन बोले मैंने, 4 तो नहीं, 5 दिनों के अंदर मैं मैक्सिमम सारी कॉस्टिंग आपको विद कॉन्सेप्ट, विद ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो मेरे को लगता है कि यार ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। मैं आपको अभी ये नहीं बता सकता कि वो जो 5 दिन की क्लास है वो फेस टू फेस होगी या ऑनलाइन होगी, पर ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 5 दिनों के अंदर मैं आपकी कॉस्टिंग खत्म करा दूंगा। मैंने को उसके लिए जो जो काम करना था मैं सब कर चुका हूँ। वो होगा नवंबर में, शायद मोस्ट प्रोबेबली दिवाली के बाद होगा।
तो कॉस्टिंग की जिम्मेदारी तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो पूरी। ठीक है, तुम्हारी कॉस्टिंग हुई है बहुत बढ़िया, तुम्हारी कॉस्टिंग नहीं हुई है, सर डाउट निकल रहे हैं, अपने पे डाउट आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार 5 दिनों में मेरे साथ कर लो, 2 से 3 दिनों में खुद घर पे कर लो, आपकी कॉस्टिंग मक्खन हो जाएगी। ठीक है, पहली बात कॉस्टिंग खत्म हुई। कॉस्टिंग के बाद आगे चलते हैं एफएमएसएम। एफएमएसएम में ट्राई करो बेटा, एफएम का जो भी प्रैक्टिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट में ना अपने आप से चीजें करनी चालू करो। जैसे आपको बताता हूँ, डिविडेंड पॉलिसी कहीं पर लिख लेना टॉपिक, डिविडेंड पॉलिसी बहुत आसान टॉपिक है, पेपर में पक्का आएगा, हमेशा ही आता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत आसान टॉपिक है, पेपर में आएगा। लीवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, डिविडेंड, पहले इनको खत्म करो, इसके बाद जाना कैपिटल बजटिंग पे अगर जाना है या वर्किंग कैपिटल पे जाना है तो। वर्किंग कैपिटल पे भी आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो आपका वो है ना डेटर वाला, डेटर मैनेजमेंट वाला, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना, पेपर में हमेशा क्वेश्चन उसका आता ही आता है। कैपिटल बजटिंग मैंने तो अपने टाइम पे सबसे लास्ट में करा था, क्योंकि वो इतना बड़ा टॉपिक है, तो उसको पहले करके क्या मिल जाएगा यार, पहले उन चैप्टर को खत्म करो जो छोटे हैं और स्कोरिंग है। एक आपका चैप्टर और है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, रेशियो एनालिसिस है। कैपिटल स्ट्रक्चर मेरे को बेकार लगता था, पर कैपिटल स्ट्रक्चर में जो आगे के क्वेश्चन होते थे ना आर्बिट्रेज वगैरह वाले, वो क्वेश्चन मैंने अच्छे से पकड़ रखे थे, क्योंकि भाई मेरे को पता था अगर पेपर में वो आया, मैं 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। अब आप बोल लो कि मैंने रट रखा है या वो कॉन्सेप्ट मेरे को अच्छे से आता था, मैं उस पर पूरा श्योर था कि पेपर में आया ना तो मैं छील दूंगा इसको, मुझे पता है मेरे को इसको कैसे करना है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं एसएम की। एसएम पूरा थ्योरी है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन बैंक पे फोकस करना, क्वेश्चन बैंक और एग्जाम्पल पे फोकस करना। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप पेपर में ज्यादातर एग्जाम्पल लिख करके आ रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बाकी तो ठीक है, आईसीआई के अपने कीवर्ड्स होते हैं, उन्हें मत छोड़ना। आईसीएआई के जो बैक के क्वेश्चन है, हर चैप्टर के पीछे 4-5 क्वेश्चन होते हैं, आईसीआई के ज्यादा नहीं होते भाई, गलती से भी उसको मत छोड़ के जाना, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे एसएम हो, चाहे ऑडिट हो, लॉ हो, कॉस्टिंग हो, जो मर्जी हो, मत छोड़ के जाना। मुझे तो अपना पूरा पक्का पता है कि जो भी स्टडी मैट का था वो मैंने सब आपको क्लास में कराया है। ठीक है, या मुझे कुछ आगे कराना होगा मैं करा दूंगा, तो मेरे सब्जेक्ट में आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। पर आपको बाकी सब्जेक्ट के लिए कह रहा हूं कि एक बार स्टडी मैट खोल करके देख लेना जरूर, और अगर आपको लगता है कि आपने जिस भी मटेरियल से करा है उसमें सारा स्टडी मैट है, तो सबसे बढ़िया बात है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। कहने का मेन मतलब खाली है, आईसीएआई का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाना बस। ठीक है, प्लीज उसे क्रॉस चेक जरूर कर लेना, क्योंकि आईसीआई का क्वेश्चन पेपर में आएगा और नहीं होगा ना तो वो सबसे बड़ा दुख होता है भाई। ठीक है, कॉस्टिंग हो गया, एफएम हो गया। ऑडिट के लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी पहले ही बता चुका हूं कि ऑडिट में आपको किस तरीके से चलना है। मैं ऐसे चला था, मैं 1 से 1.5 घंटा रोज पढ़ता था, उसमें भी आपको बताया था। सबसे पहले फर्स्ट मॉड्यूल के, मॉड्यूल 1 के चैप्टर 1, 2, 3 जरूर करना। ठीक है, बच्चे पूछते हैं कि सर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग अलग से करने की जरूरत है या नहीं। मैंने क्या करा था, मैं आपको बता देता हूं, मैंने अलग से कोई स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग नहीं करे थे। मैंने पहले उन स्टैंडर्ड को करा था जो चैप्टर में आ रहे हैं। जैसे सैंपलिंग के अंदर अपना स्टैंडर्ड है, चैप्टर 3 के अंदर तो भैया ऑडिट एविडेंस के इतने सारे स्टैंडर्ड है, मेरे को आज तक पता है। 580 होता है, 505 होता है, 510 होता है। मैंने ना इस तरीके से करे थे, मेरे को आज भी याद है। 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन का होता है आपका, 580 शायद कंफर्म नहीं पता, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का होता है, 510 ओपनिंग बैलेंस का होता है। तो भैया जितने चैप्टर के बीच में ऐसे आ रहे हैं वो तो आपके पूरे बाय हार्ट याद होने चाहिए। ऐसा नहीं मतलब लाइन बाय लाइन याद नहीं करना होता, बस कीवर्ड याद कर लो। मैं एक काम करूंगा, मुझे यूट्यूब पे जिस टीचर का सबसे बढ़िया कंटेंट लगेगा ना, मैं अपने टेलीग्राम पे डालने को तैयार हूं, ताकि आपको ढूंढने में भी मदद ना करनी पड़े, आप बस टेलीग्राम पे देखते चलो। मुझे जो बेस्ट लगेगा मैं सब डालने को तैयार हूं। ठीक है, कॉस्टिंग के मैं आपको बताता हूँ, कॉस्टिंग के आगे जाके आपके पास कॉस्टिंग शॉर्ट्स आने वाले हैं। कॉस्टिंग शॉर्ट्स क्या होगा, जितनी कॉस्टिंग में फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले उन कॉस्टिंग शॉर्ट में कवर होंगे। जब आप ब्रेक में बैठे हो, जैसे रील्स होती है ना, वैसे वो कॉस्टिंग शॉर्ट्स देख लो, आपके कुछ फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। कॉस्टिंग की मैं आपको ऑडियो बना करके दूंगा, उन ऑडियो में क्या होगा, हर चैप्टर की ऑडियो होगी कि अगर ये सिचुएशन आ जाए तो ऐसे कैसे होगा। 5 दिनों में मैं पूरी कॉस्टिंग आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ये 3 तो कमिटमेंट मेरी तरफ से है कि भाई मेरे को करनी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड मेरा सारा काम हो चुका है। ठीक है, ऑडिट एविडेंस चैप्टर 4 में है, हाँ चैप्टर 4 में होगा, मैं मान के चल रहा हूँ 1, 2, 3, क्योंकि बीच में क्या हुआ था, जो मेरा वाला सिलेबस था और जो आपका वाला सिलेबस था ना, उसमें कुछ कुछ चीजें चेंज हुई थी। मेरा जो 4 चैप्टर था वो इंटरनल कंट्रोल का था, आपके में कुछ चीजें हट गई हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, मैं ऐसा मानते हुए चल रहा हूँ कि आपका ये हो गया, चैप्टर 1, 2, 3 हो गए। इसके बाद अब मॉड्यूल 2 में एक बैंक ऑडिट करके चैप्टर है, जिसमें हम वो देखते हैं कि एनपीए वगैरह कब हुआ। अगर ये आपके पेपर में आ रहा है, इसको जरूर करना। एक होता है ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिससे हर बच्चा डरता है। मैं आपको कह रहा हूं, इसमें सारा मत करो, पर जो अनकॉमन पॉइंट है ना पहले उन्हें करो। बच्चा गलत करता है, बच्चा पहले कॉमन पॉइंट्स को पकड़ता है। भाई कॉमन पॉइंट्स को पेपर में लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, पहले अनकॉमन पॉइंट पकड़ो कि यार अगर मैं स्टॉक को देख रहा हूं तो स्टॉक के लिए मुझे क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी जो बाकियों में नहीं है।
जैसे स्टॉक के लिए सबसे पहली एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको चेक करना पड़ेगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे आई है या नहीं आई है। ये डेटर के बारे में मैं देख रहा हूं तो मुझे कैसे देखना पड़ेगा। एक इसमें और चैप्टर है एंटिटीज का, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। बेटा यूट्यूब पे इतना मटेरियल है ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटी से रिलेटेड, हर टीचर ने बता रखा है कि 4-5 ये एंटिटी है, इनको बढ़िया से कर लो, पेपर में ज्यादातर वो आती है, तो आप एटलीस्ट वो तो करो। ठीक है, तो देखो मैंने आपको सेकंड ग्रुप का तो सारा बता दिया सब्जेक्ट का। इसके बाद मैं आपको और आगे लेकर के चलता हूँ। आपके 3 और बचे, एक बचा आपका अकाउंट बचा, लॉ बचा, टैक्स बचा। सबसे पहले टैक्स की बात करता हूँ। टैक्स में 2 पार्ट है, डीटी है, जीएसटी है। अब तो दोनों 50-50 मार्क्स के हो गए हैं। पहले जीएसटी वाले पार्ट को खत्म करना। क्यों जीएसटी वाले पार्ट को खत्म करना? आसान है, स्कोरिंग है, तो भैया जीएसटी वाले को अच्छे से करो। पर केवल जीएसटी के भरोसे पेपर में मत जाना, गलत हो जाएगा मामला। अगर आपने यहाँ जीएसटी करा है, अच्छे से करा है पूरा, तो मैं आपको डीटी में बता रहा हूँ डीटी में कौन कौन सी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक करके जाना। टीडीएस टीसीएस, जिसका 8 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है, या तो 8 का आएगा 6 का आएगा, कंफर्म है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आप डीटी कर रहे हो तो बेसिक तो आप जरूर करोगे, बेसिक और रेसिडेंशियल स्टेटस जरूर करना। हाउस प्रॉपर्टी छोटा सा चैप्टर है, जरूर करना। कैपिटल गेन जरूर करना भाई, कैपिटल गेन पर तो स्टार लगवा लो मेरे से, पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे फाइनल हो चाहे इंटर हो, हमेशा क्वेश्चन आता है कैपिटल गेन से। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कैपिटल गेन से क्वेश्चन ना आया। अब बच जाता है आपका सैलरी पीजीबीपी। मैं सैलरी पीजीबीपी के लिए बच्चों को ये बोलता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, तो आप इनके खाली जो लॉ है, जो प्रोविजन है, वो जरूर पढ़ के जाना। क्योंकि पेपर में जैसा भी क्वेश्चन आएगा टैक्स का स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है ना। तो अगर आपको जो जो प्रोविजन याद आ रहे हैं, जैसे पीजीबीपी में जिन बच्चों ने मेरे साथ डेप्रिसिएशन करा हुआ है, या आपने कहीं भी डेप्रिसिएशन करा, पीजीबीपी में डेप्रिसिएशन वाला पार्ट बहुत आसान है, एटलीस्ट वो तो करके जाओ, आसान है। उसके आगे की ना, कुछ टीचर्स ने, मेरे को भी पता है, मैंने कुछ टीचर्स की लिस्ट देखी है, वो मैं लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ऐसी लिस्ट बना रखी है उन्होंने कि ये सारे आइटम आपके डिसअलाउ हैं और ये सारे आइटम अलाउ होंगे। भाई साहब वो तो पढ़ के जाओ, है ना। बस लास्ट तक हिम्मत मत हारना। अगर आप पहले हिम्मत हार गए तो शायद फेल हो जाओगे, लेकिन अगर आप लास्ट तक हिम्मत नहीं हारे, मैं आपको लिख के देता हूँ बेटा, पास हो जाओगे। इस टाइम पे अपने आप से कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी है। मैं बस आपसे आज ये प्रॉमिस लेने आया हूँ, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते ना, टिल लास्ट एग्जाम, जब आप 5 बजे एग्जाम हॉल से बाहर नहीं आ जाओगे, अपने आप से कोई भी नेगेटिव बात मत करना। यार ये तो मेरी वीकनेस है, मेरे से नहीं होता, मैंने अपनी जिंदगी खराब करी है, फालतू की बातें सब हटा दो इस टाइम पे। सुबह उठो, सुबह उठ के अपने आप से बोलना 80 से 90 दिन है भाई, कर लूंगा। ठीक है, तुम्हें भरोसा नहीं होता ना, देखो ये मेरा फोन है, मैं आपको फोन पे दिखाता हूँ, एक सेकंड। मेरे पास ये नोटिफिकेशन आ रखी है सारी, पहले मैं नोटिफिकेशन हटा दूं खाली। ये देखो, शायद आपको कैमरा दिख रहा होगा मेरे फोन का, एक सेकंड। ठीक है, इसको एक बार पढ़ के देखना क्या लिखा है। अगर आपको दिख रहा है तो देखो मैंने क्या वॉलपेपर लगा रखा है। ये देखो, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन माई एंटायर ब्लड लाइन। ऐसा नहीं है आज लगाया, ये लगा करके रखा हुआ है। क्योंकि पता है, जब तक आप अपने आप से पॉजिटिव वाइब्स, अपने आप से अपने लिए पॉजिटिविटी के बारे में बात नहीं करोगे ना, तो दुनिया में कोई नहीं करने वाला। सुबह उठ के ना बोलो भाई मुझे पता है ये तो मैं बन के रहूंगा, करना है, इसी अटेम्प्ट में करना है। तब वो अंदर से जो जोश आता है ना कि नहीं यार हो जाएगा, बस ये बात आपको रोज बोलनी पड़ेगी। आपको घर में कोई भी नेगेटिव बोल रहा है उसकी बात मत सुनो, नेगेटिव बात ही नहीं करनी बेटा। लिटरली बता रहा हूँ, बाय हार्ट बता रहा हूँ, बहुत आसान पेपर है। फाइनल में जाकर के बच्चों को डर लगता है, इंटर में तो कुछ नहीं है, किताब से पढ़ो, एज इट इज वही आता है बेटा, अलग से कुछ नहीं आता। बस क्वेश्चन थोड़ा बहुत घूमेगा, उससे ज्यादा नहीं घूमेगा। आप करके तो देखो, पक्का होगा। ठीक है, ये डीटी के हो गए। जीएसटी में मैं ऐसा मानते हुए चल रहा हूँ कि जीएसटी में आप सारा का सारा पार्ट कर रहे हो, कुछ भी पार्ट ऐसा नहीं है कि जो आप छोड़ करके जा रहे हो। ठीक है, एक मिनट देना बस मेरे को। तो जीएसटी में मैं ऐसा मानते हुए चल रहा हूँ कि आप कुछ नहीं छोड़ रहे हो। जीएसटी में जो आपको बहुत अच्छे से करना है वो भी बता देता हूँ। जीएसटी में एक आपका टॉपिक है आईटीसी, इसको तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना, आईटीसी बिल्कुल अच्छे से करके जाना है आपको। ठीक है, आईटीसी के बाद रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई। बहुत छोटे छोटे से चैप्टर है, बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, पेपर में देखने को मिलेंगे। एक आपका चैप्टर जुड़ा हुआ है प्लेस ऑफ सप्लाई, जो पहले फाइनल में होता था अब इंटर में आ चुका है। इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, प्लेस ऑफ सप्लाई को बहुत अच्छे से करके जाना। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है अंदर से कि इसके ऊपर इस बार केस बेस्ड सिनेरियो भी शायद ही दे दे, 4-5 एमसीक्यू दे देंगे, एक एक 2-2 मार्क्स के, और आपसे पूछ सकते हैं, तो इसको अच्छे से करके जाना। ठीक है सर, टैक्स में करा तो सब है, बट हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जो नहीं आता। बेटा आपको एक बात बता रहा हूँ, टैक्स का ना हमेशा पेपर नया बनता है।
तो बस आप अपने पे भरोसा रखो, मैं आपको कह रहा हूँ अगर आपने जेन्युइनली अच्छी मेहनत करी है तो पास होने से तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि टैक्स का आप पीछे का कोई भी पेपर उठा के देख लो, 100 मार्क्स में से ना हमेशा 60 से 65 मार्क्स का वो पेपर आता है जो बहुत ईजी है। हाँ, इसके ऊपर का मैं खुद मान रहा हूँ 30 मार्क्स का पेपर कभी कभी डिफिकल्ट आता है, हमेशा डिफिकल्ट नहीं आता, कभी कभी आता है। तो यार तुम उस पर क्यों फोकस कर रहे हो जो आपसे नहीं हो रहा? जो आपको आता है 60 65 मार्क्स का, आप अच्छे से वो तो करो। पक्का पास हो गए, मैं आपको लिख के देता हूँ, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। टैक्स में जहां जहां पर मेरे को लगता है कि मैं आपको सारे सेक्शंस याद करा सकता हूँ डीटी के, मैं वो भी करा दूंगा। जीएसटी में कुल मिला के आपको 3 सेक्शन याद रखने हैं। एक 17(5), 17(5) है ब्लॉक क्रेडिट का सेक्शन। एक सेक्शन है 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई का, है ना। एक सेक्शन है 7 जो नॉर्मल सप्लाई के बारे में बात करता है। इन 3 सेक्शन को तो घोट के पी जाना, इसके अलावा कोई सेक्शन याद करो ना करो घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये 3 सेक्शन बहुत अच्छे से आते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में, तो वो सेक्शन को कोट करके आना, दैट्स इट, बस। ठीक है। ये मेरे हिसाब से आपकी टैक्स की बात हो चुकी है। टैक्स के बाद आता है आपका अकाउंट्स और लॉ। अकाउंट्स में किसी बच्चे को ज्यादा डर नहीं लगता क्योंकि पहला पेपर है आपका, तो पहले पेपर में आप पीछे ज्यादा टाइम दे भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ऐसा बोलूंगा कि इसमें ना कॉम्बिनेशन बना के चलना। सर कॉम्बिनेशन का मतलब, आज आपने एक बड़ा टॉपिक कर लिया, मान लो कंसोलिडेशन, आज या 1 2 दिनों में कंसोलिडेशन खत्म हो गया। फिर छोटे छोटे निपटाओ, पहले इन्वेस्टमेंट कर लिया, AS2 कर लिया, DTA DTL वाला अगर आपके में है, डेफर्ड टैक्स एसेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, मुझे कंफर्म नहीं पता, अगर ये टॉपिक है वो कर लिए। फिर आपने बड़ा उठा लिया अचानक से, एमलगमेशन उठा लिया। फिर थोड़े छोटे कर लिए, फिर उसके बाद आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन उठा लिया। तो टॉपिक को ना मिक्स करके चलना, क्योंकि अकाउंट्स दोनों की मिक्स हो चुकी है, टॉपिक बहुत सारे हैं, है ना। तो एटलीस्ट कैटेगरी ए और बी में को खत्म करनी है, पर ऐसे मत करना कि आप सारे छोटे उठाते चल लो या सारे बड़े। क्योंकि अगर आप सारे छोटे उठाते चलोगे ना तो आपको लगेगा भाई मैं कर तो बहुत सारा रहा हूँ, लेकिन फायदा नहीं है, क्योंकि आएगा तो बड़े टॉपिक में से भी ना। तो पहले एक बड़ा करा, फिर थोड़े छोटे कर लिए, फिर बड़ा करा, फिर थोड़े छोटे कर लिए, मैं इस हिसाब से करता था। बाकी आप देखो आपको जिस हिसाब से करना हो। सर आई स्टिल हैव 113 क्लासेस टू कंप्लीट। 113 क्लासेस टू कंप्लीट, बेटा किसकी क्लासेस आप बोल रहे हो, कौन सी क्लासेस है? ये 113 एएस का नाम है या टोटल आपकी 113 क्लासेस पेंडिंग है, आप ये बताओ। और अगर आपकी 113 क्लासेस पेंडिंग है ना, मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ, दिन की एक क्लास देख लो, एक से लेकर के 1.5 क्लास देख लो, आपका काम बन जाएगा। पूरा मत करो उसको, 1 से 1.5 क्लास देख ली, 70 80% भी अगर आपका हो गया ना, बस रिवाइज करना जरूरी है उसको। ऑल टोटल क्लासेस फॉर ग्रुप 2, कोई बात नहीं। मेरी बात समझो, मैं इस टाइम पे बार बार आपको क्या चीज समझा रहा हूँ, इस टाइम पे ये मत देखो कि यार मेरे को ये कमियां है, मेरे से ये होगा या नहीं होगा, वो होगा या नहीं होगा। बिना सोचे समझे आपके पास सामने जो दिख रहा है, जितना आप उसमें से कवर कर सकते हो वो कवर करो। अगर आपकी टोटल ग्रुप 2 की 113 क्लासेस हैं, लो मैं इस चीज का भी आपको आंसर कर देता हूँ। अगर टोटल 113 क्लासेस हैं, भाई नॉर्मल बताना, क्या आप दिन में 1 से 1.5 घंटे की क्लास नहीं देख सकते हो? सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की क्लास देखो, बिना कोई नोट्स बनाए, सिर्फ क्लास को देखते जाओ, सुनते जाओ कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है। नोट्स कहीं से अरेंज कर लो, आजकल सब कुछ अरेंज हो जाता है। मैं मान रहा हूँ अगर आप दिन की 1.5 क्लास भी देख रहे हो, तो ग्रुप 2 का मेजर पोर्शन तो आप दिसंबर तक खत्म कर दोगे ना क्लासेस के साथ। और जो सुबह कर रहे हो ना, बस उसको लास्ट में आते आते रिवाइज कर लेना। ऐसा कुछ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। अगर आज भी बच्चा ग्रुप 1 ग्रुप 2 को साथ में स्टार्ट कर रहा है, अगर उसका एक ग्रुप की क्लासेस हो चुकी है, दूसरा ग्रुप बचा भी है ना, मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद आप पास वाली स्टेज तक तो पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है कि छूट जाओगे। बस हाँ, हिम्मत नहीं हारनी। हिम्मत हार गए तो सारा खेल खराब है। हिम्मत मत हारना बस। ठीक है। मैं तुम लोगों से बात क्यों कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि ना सीए में ऐसा कल्चर बन चुका है, ज्यादातर ऐसा होता है कि क्लासेस हो गई, क्लासेस के बाद आपके 6 महीने बाद पेपर है, और 6 महीने तक ना आपसे कोई टीचर बात नहीं करने को रेडी है। उन्हें लगता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो चुकी है। तो बेटा, आपको कभी भी ऐसा कुछ लगे, मेरा नंबर आप सबके पास है, आपको मेरे से बात करनी है कॉल पे बात करनी है कॉल पे बात कर लो, आपको मैसेज पे बात करनी है मैसेज पे बात कर लो। कभी कोई नेगेटिविटी आ रही है, कभी भी कुछ भी आ रहा है, बात करके उसको डिस्कस करके खत्म करो, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। डिस्कस हो गया, खत्म हो गया, आगे बढ़ो। इस टाइम पे एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूं, अगर इन 80 दिनों पे आपने सोचने से ज्यादा, सोचना कम कर दो, काम ज्यादा करो। बस ये मेरा मंत्र था जो मैंने इंटर और फाइनल पे लगाया है। मैं बहुत कम सोचता था, मैंने कहा भाड़ में जाए, सोचूंगा फेल हो रहा है, ये सब्जेक्ट नहीं हो रहा, वो सब्जेक्ट नहीं हो रहा, अरे सारी बातें साइड रखो, जिस टाइम पे जो चीज पढ़ रहे हो ना वो पढ़ो, बस। ठीक है। बार बार अपने मन में दोहराओ, बी इन प्रेजेंट, बी इन प्रेजेंट। आपको मन में कुछ भी आ रहा हो, सर मेरा तो इतना कुछ बचा है, ये बचा है, कुछ नहीं, बी इन प्रेजेंट, खत्म। बी इन प्रेजेंट, बस। इतना आपको बार बार अपने आप से दोहराना और कुछ नहीं करना। ठीक है। सर ऑडिट एंड एफएम ऑलमोस्ट डन है, नीड गाइडेंस फॉर द रेस्ट सब्जेक्ट। जो रेस्ट सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया उस हिसाब से चलो, मेरी भी सेम ही सिचुएशन है, आपको बताया है। हाँ गणेश, वैसे ही उसी हिसाब से करना है जिस हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है। तो बात समझो, जितनी जो स्ट्रेटेजी बची है वो आपको लगानी है। और एक बात और बोल रहा हूँ, पास होने का प्रेशर यार मत लो यार,
पास होने का, रैंक लाने का, इन सब चीज़ों के प्रेशर से कुछ नहीं होगा। आपका काम है मेहनत करना, दैट्स इट, बस। ठीक है। भगवत गीता का ना एक कोट है जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान बहुत यूज़ करा था। मैं अपने मम्मी पापा से जाके बार बार जाके बस ये पूछता था, मम्मी पापा आपको क्या लगता है कि मेरी इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है कि मैं पास हो जाऊंगा? अगर आपके घर वाले आपको ये बोल रहे हैं, या आपका कोई भी नियर और डियर वंस है जो आपको ये बोल रहे हैं कि नहीं यार तू कर रहा है, तो भाई जो जीत है वो भी उनकी है, हार जो है वो भी उनकी है। आपका काम सिर्फ मेहनत करना है। अगर पास हो जाते हो तो क्रेडिट भी उन्हीं का है, अगर फेल हो जाते हो तो वो देखेंगे। आप अपने सर से ना ये हटा दो पास फेल, आपका काम है मेहनत करना। क्योंकि देखो, सीए के बाद आप कुछ भी करो, ये कोर्स ना मेहनत करना सिखा देता है, तो वो मेहनत करनी आपको सीखनी है। तो मैं ना बार बार एक कोट बोलता रहता था, जीत भी तेरी हार भी तेरी, तेरा तुझको सब कुछ अर्पण क्या लागे मेरा। मेरा कुछ नहीं है, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है। मुझे नहीं पता वो मेहनत क्या रिजल्ट लाएगी क्या नहीं लाएगी, वो सोचना बंद कर दो। इस टाइम पे रोबोटिक्स मोड में आ जाओ कि बस आपको काम से काम करना है, दैट्स इट। मैं कभी भी खाली बैठता था, देखो यार इंसान मैं भी हूँ, नेगेटिव थॉट मेरे मन में भी आते होंगे। मैं बार बार ना अपने आप से दोहराता था, जीत भी तेरी हार भी तेरी, सब कुछ मेरे मम्मी पापा का है, मेरे नियर डियर वंस का है। जीत भी तेरी हार भी तेरी, तेरा तुझको सब कुछ अर्पण क्या लागे मेरा। मेरा काम सिर्फ मेहनत करना है, मुझे मेहनत करनी है। आपको लग रहा है आज इस चीज से आप मोटिवेट हो रहे हो, आज से 8-10 दिन बाद दोबारा डाउन हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं वेबिनार कर रहा हूं ना, मैं दोबारा आके मिल लूंगा। लेकिन इस टाइम पे आपको किसी के साथ रहना जरूरी है बेटा, जिससे आप बात कर सको। मन में ज्यादा सोचना नहीं है, बस डिस्कस करते चलो, काम करते चलो, निकल जाओगे। मार्क माई वर्ड्स, जो आपकी स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल के ऊपर ना एक पेपर से ऐसे लिख दो, आईसीएआई, आईसीएआई का मैं ग्रुप 1 दे रहा हूँ, ग्रुप 2 दे रहा हूँ, मेरे इतने इतने नंबर आए हैं और मैं पास हो गया हूँ। ये चीज लिख करके रखो। आपको नहीं पता, ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं। अगर आप अपने बारे में उल्टा सीधा बोलोगे, गलत बोलोगे तो वैसा होगा, अगर आप अच्छा बोलोगे तो अच्छा होगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है। कॉस्ट की एबीसी एनालिसिस बता दो, कॉस्ट की एबीसी एनालिसिस सितंबर वाली डाली हुई है, मोस्ट प्रोबेबली वही है, उसी हिसाब से आपको काम करना है। और दूसरी वाली जो जनवरी वाली है वो आने वाली है, जैसे आएगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। हर सब्जेक्ट की मैंने इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी आपके साथ पूरी पूरी डिस्कस कर ली। जैसे आपको इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी में जो पूछना है और भी पूछ लेना, अभी दे दूंगा आपका 10 मिनट के लिए माइक खोल दूंगा, जैसे आपको जो बात करनी है कर लो। ठीक है। पर भाई आज से भी जीरो से स्टार्ट करोगे, बहुत आराम से पास हो सकते हो। ठीक है। एक बात जो मेरे को आपसे और करनी है, सर दिन के कितने घंटे किस हिसाब से निकालें, तो मैं कैसे करता था मैं आपको बता देता हूँ। मैं ऐसा नहीं था मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर हाँ, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता था। ठीक है। सोने जाता हूँ, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, 14 घंटे छोड़ो। देखो, ओवर थिंकिंग होगी बेटा, बस उस ओवर थिंकिंग को ही तो अवॉइड करना है ना। ठीक है। एक बात ना अखंड हमेशा ध्यान रखियो, लाइफ में जब जब सामने एग्जाम्स आएंगे ना बेटा, एग्जाम्स आर द टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, बस। ठीक है। ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट ले रहे हैं। एग्जाम तो बहुत छोटी सी चीज है, आगे जाकर के लाइफ में ना बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो एग्जाम तेरे को हमेशा ना बस ये सिखाता है कि तेरे को इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है, बस दैट्स इट। ठीक है। सीए लाइफ नहीं है, पर सीए ना तेरे को सिखाएगा बहुत कुछ। तो तुझे यही चीज सीखनी है बेटा कि तेरी ओवर थिंकिंग ये है, मेरे को इस ओवर थिंकिंग से डील कैसे करना है। क्योंकि आज तो बहुत छोटी सी चीज है, आज आप एक पेपर के लिए पढ़ रहे हो खाली, आगे लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सामने आने वाली है बेटा। तो यही तो चीजें आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते चलेगी ना, और वो ओवरनाइट तो नहीं हो सकती, टाइम लगेगा। मेरा आज ऐसा एटीट्यूड बन चुका है, मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं नहीं सोचता ज्यादा, मैं कहा ठीक है चीजें हो जाएंगी, चीजों को वक्त दो, चीजें निकलेंगी। ठीक है। आप सोचो नहीं मैं आज रात को सो रहा हूँ मेरी सारी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जितना ज्यादा अपने दिमाग को सुबह से लेकर रात तक थका सकते हो थका दो, कि रात में वो ज्यादा सोचे ना, सो जाए बस। मेरा क्या शेड्यूल था, सर मैं सुबह 6 से लेकर के 6:15 बजे उठ करके किसी तरीके से सोचता था कि इस टाइम पे मैं जल्दी से फ्रेश हो जाऊं। कई बार मेरे को आधा घंटा भी लग जाए, जो भी है अपना फ्रेश व्रेश सब हो गए। उसके बाद मैं बैठता था 6:15 6:30 से लेकर के 8 बजे तक। 8 बजे तक मैं अपना एक बढ़िया ऑडिट का टाइम निकालता था। मैं 1 से 1.5 घंटे में ऑडिट करता था। 8 बजे के आसपास मैं चाय वाय पीता था अपना, और दोबारा 8:15 बैठ जाता था। एक बात ध्यान रखना, सुबह का जितना टाइम फालतू चीजों में कम लगाओगे उतनी आपकी अच्छी प्रोडक्टिविटी निकलेगी। 8:15 बजे बैठा, 8:15 बजे से बैठ करके 10 बजे तक एक दोबारा आउटपुट निकाला, आपके ऊपर है, आपको प्रैक्टिकल पढ़ना है, जो पढ़ना है वो पढ़ो। फिर 10 से लेकर के 10:30 का मैं ब्रेक लेता था। 10 से 10:30 में ब्रेकफास्ट भी कर लिया, नहा भी लिए, 10:30 से दोबारा बैठता था 12:30 तक। ठीक है।
अब आप खुद सोचो, अगर आप सुबह 6 बजे से लेकर के 12:30 तक में इतना टाइम निकाल रहे हो, तो 3 से 4 घंटे 5 घंटे की प्रोडक्टिविटी तो आपकी बेटा सुबह सुबह में निकल गई ना अच्छी। ठीक है, 12:30 के आसपास मैं सो जाता था। मैं खुद बता रहा हूँ आपको, मेरी दोपहर में गंदी आदत है सोने की। इवन मेरे पूरे घर में गंदी आदत है सोने की। 12:30 1 बजे मेरे को लगा थोड़ी सी भूख लग रही है, कुछ लग रही है, या और लगा और पढ़ सकता हूँ, थोड़ा सा पढ़ा, फिर मैं सो जाता था। कितने टाइम के लिए सोता था सर? ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 1 घंटे के लिए। 1 घंटा सो गए, 1 घंटा सो करके उठे, क्योंकि दिमाग अभी भी फ्रेश है, पहले थ्योरी पकड़ ली, थ्योरी पकड़ी फिर प्रैक्टिकल पे आए, फिर थ्योरी पकड़ी फिर प्रैक्टिकल पे आए। ठीक है। और एक बात और बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको वॉक करने जाना है, वॉक करना आपकी बढ़िया आदत है, बेटा ट्राई करो सुबह ना जाओ, रात को जाओ। पता है क्यों? रात को अगर आप वॉक करने जा रहे हो ना, आपको पता है मेरा सुबह से लेकर के मेरे को जो पढ़ना था ना वो सब कुछ हो चुका है, आप रिलैक्स माइंड से बाहर जाकर के वॉक करके आओगे अच्छे से, क्योंकि आपका जो काम था, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो सब आपकी हो चुकी है। अब आकर के आप वॉक करके आओ, अपने अपने शरीर को थकाओ और आकर के सो जाओ। अगले दिन उठो, अच्छे से मेहनत करनी, उसी हिसाब से टारगेट अचीव करने हैं। कोई भी टारगेट ऐसा मत बनाओ कि जिस जो आपको लग रहा है भाई मैंने तो एक दिन में 3 चैप्टर लिख दिए बड़े बड़े, जो मुझे भी पता होने वाले नहीं है। ऐसा मत लिखो। टारगेट अचीवेबल लिखो, अपने आप से अच्छी बातें करो, उन लोगों के साथ बैठो जो आपका भला चाहते हैं, बस। सर ऑडिट बिल्कुल भी नहीं करी हुई मैंने, सब स्क्रैच से करना पड़ रहा है, ऑडिट में 1.5 घंटे में कुछ नहीं हो रहा। बेटा एक बात बता रहा हूँ सुनो, स्टार्टिंग के 1 दिन 2 दिन आपको ऐसा बिल्कुल लगेगा, 4 दिन 5 दिन ऐसा लगेगा कि 1.5 घंटे में कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको बता रहा हूँ मैं किस हिसाब से करता था। मैं पहले किसी किसी भी टीचर की जिसकी आपको रिवीजन स्ट्रेटेजी अच्छी लगे, क्योंकि बेटा जो आपने क्लास में पढ़ा वो तो आप अभी तक भूल गए होगे ना। किसी भी बंदे की थोड़ी सी कोई रिवीजन वीडियो देखो, रिवीजन वीडियो देखने के बाद उस टॉपिक को करो। बार बार बोल रहा हूँ, आपको हार नहीं माननी है। आप ये मत सोचो 1.5 घंटे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, भाई 1.5 घंटे में 2 टॉपिक हो गए। चित्राक्षी मुझे आंसर करियो, 1.5 घंटे में तू 2 टॉपिक कर रही है, तेरे पास कितने दिन है? 70 दिन तो तू अच्छे से पढ़ेगी ना। 70 दिन के 2 टॉपिक लगा, तेरे 140 टॉपिक हो गए। एग्जाम में जितने टॉपिक आने तेरे 140 टॉपिक हो गए, क्या उसमें से बेटा तू पास नहीं हो सकती? पास होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ ना, प्रॉब्लम नहीं सोचनी, सॉल्यूशन सोचना है कि ये प्रॉब्लम तो है, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करा जाए, बस अपना एटीट्यूड ऐसा बनाना है। ठीक है। 4 बजे सोता हूँ, 6 बजे कैसे उठ जाएंगे सर? लाइब्रेरी से 4 बजे ही आते हैं, कोई बात नहीं ना बेटा, आपको लगता है आप रात में पढ़ सकते हो, रात में पढ़ो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हर बच्चे का अपना शेड्यूल होता है यार, आपको लगता है कि रात में अच्छी प्रोडक्टिविटी निकलती है, निकालो। मैं भी फाइनल में आते आते कभी सुबह पढ़ता था, कभी रात को पढ़ता था, जैसे आपको अच्छा लग रहा है वैसे पढ़ो। मैं बस आपको अपना तरीका बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे करा है, मेरे को उससे रिजल्ट दिखे। अगर आपको भी वो चीज फॉलो करनी है बिल्कुल करो, पर इस टाइम पे अपने आप से कोई नेगेटिविटी वाली बात नहीं करनी। ठीक है। जिस हिसाब से पढ़ सकते हो वैसे करना है। 6 के 6 सब्जेक्ट मेरे हिसाब से अचीवेबल हैं, और आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ जो मैं क्लास में हमेशा बच्चों को बताता हूँ। ठीक है। और एक बात बता रहा हूँ, जो बच्चे ग्रुप 1 खाली सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हैं, अब आप देख लो, अगर ग्रुप 2 मतलब बोथ ग्रुप्स वालों के लिए टोटल 11 दिन है, तो आपके पास ऑलमोस्ट 22 दिन है एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। अगर आप चाहो तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। बस ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना कि हमारे पास तो बहुत टाइम है हम कर लेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो तो बेटा दिक्कत हो जाएगी आगे जाकर। तभी मैंने पहले बोथ ग्रुप्स वालों को एड्रेस करा। ठीक है। निकल सकते हो बहुत आराम से। एक चीज जो मेरे को आप लोगों के साथ और डिस्कस करनी है, खाली टोटल 600 मार्क्स के आपके पास टोटल पेपर है। 600 में से आपको पास होने के लिए मात्र 300 नंबर चाहिए, मात्र 300। मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ भाई, 50% कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से लाए जा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इन 600 में से बेटा 180 मार्क्स के आपके एमसीक्यू है। अरे यार, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो क्या इस 180 में से आप 150 मार्क्स तक स्कोर नहीं कर पाओगे क्या एमसीक्यू में, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है? अरे तुम फाउंडेशन देकर आए हो यार, फाउंडेशन में नेगेटिव मार्किंग होती थी, तुमने वहां पर भी तो पेपर निकालने, ये तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। मतलब तुम अटेम्प्ट तो सारे 180 करके आओगे, तो क्या 180 में से 140 150 नंबर नहीं ला सकते आप? खुद सोचो। अगर आपने पढ़ाई करी है और आप 140 से 150 नंबर यहाँ लेकर के आ रहे हो, तो मोटा मोटा मुझे यहाँ पर 160 170 नंबर चाहिए। मैं थोड़ा सा ऊपर लेवल पे जा रहा हूँ, पूरे 300 पे नहीं जा रहा। मुझे टोटल 160 से 170 नंबर चाहिए 6 सब्जेक्ट में। लगाना एक बार गणित, मैं भी जरा कैलकुलेटर पे करूँ। 160 170, 170 मार्क्स मान लेता हूँ 6 सब्जेक्ट के। तो भाई मुझे हर एक में मोटे मोटे 28 29 नंबर लाने हैं 70 में से। क्या 70 में से 30 मार्क्स का पेपर आप सही नहीं करके आ सकते क्या? मुझे बताओ। आपके सामने क्लियर पिक्चर है, हवा में बात नहीं कर रहा, साफ साफ बात कर रहा हूँ। 180 मार्क्स के पेपर के एमसीक्यू हैं जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी डिस्क्रिप्टिव में आप 30 मार्क्स नहीं लाओगे। कोई तो डिस्क्रिप्टिव पेपर ऐसा भी आएगा जहां आपके 70 में से 50 भी टच हो सकते हैं, तो वो भी तो एग्रीगेट को बढ़ाएगा ना बेटा। बस चीजों को समझो, अपने माइंड में ये बात लाना, हाय मैं तो पास नहीं हो सकता, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, फालतू बातें हटा दो बिल्कुल।
आपको सोचना चाहिए आपको किस हिसाब से पढ़ना है, दैट्स इट। चीज़ें हो जाएंगी। मैं हर 10 दिन में आकर के आपसे बात करने को तैयार हूँ अगर आपको बात करनी है। ठीक है, कॉस्टिंग का मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, जैसे जैसे मैं दूंगा सब हो जाएगा आपका। कॉस्टिंग मेरे ऊपर आप छोड़ सकते हो। टैक्स में भी कुछ बच्चों को हेल्प होनी है, वो भी हेल्प करने को तैयार हूँ। बट इस टाइम पे बार बार एक बात बोल रहा हूँ, बी पॉजिटिव, कि नहीं यार मुझे पता है मैं निकाल दूंगा। ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं होना है। आपसे चीज़ें होते जा रही हैं, ठीक है यार, मैं मेहनत कर रहा हूँ, हो रहा है, दैट्स इट। कोई बच्चा आपसे कोई डाउट पूछ रहा है, उस डाउट को जल्दी से जल्दी एड्रेस करो। जितने डाउट आप दूसरे लोगों के लोगे उतना कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होता है। ठीक है। बाकी क्या है डाउट? सर कैन आई डू 3 क्लासेस ईच डे 9 आवर एंड रेस्ट 3 आवर to 4 आवर फॉर रिवीजन, इज इट सफिशिएंट? बेटा काम नहीं चलेगा। 3 क्लासेस की जगह आप 1.5 से 2 क्लासेस देखो, बाकी टाइम रिवीजन पे लगाओ। अगर आप मैक्सिमम क्लासेस में टाइम निकाल दोगे ना आपका, तो आपका लास्ट में रिवीजन नहीं हो सकता। ठीक है, ट्राई करो। आपने एक क्लास देखी, फिर थोड़ा टाइम सेल्फ स्टडी, फिर दूसरी क्लास देखी, फिर सेल्फ स्टडी, खत्म। इससे ज्यादा क्लास मत देखना, नहीं हो पाएगा। सर लाइब्रेरी में 10 से 6 पढ़ लेता हूँ, फिर रात में 10 से 1:30 शेड्यूल ठीक है? बिल्कुल ठीक है, शेड्यूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो शेड्यूल आप रात में पढ़ो सुबह पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बात एक है, जिस टाइम पे आप पढ़ रहे हो ना उस टाइम पे केवल आप पढ़ाई कर रहे हो। अगर आपने 10 घंटे की अच्छी पढ़ाई निकाल दी ना, मैं कह रहा हूँ आपका सीए इंटर बहुत आराम से निकलेगा। इससे ज्यादा मैं भी नहीं पढ़ा, पर 10 घंटे की पढ़ाई का मतलब है कम से कम 11 से 12 घंटे बैठना। क्योंकि 11-12 घंटे मैं बैठूंगा जब भी 10 घंटे की मेरी पढ़ाई अच्छी निकलेगी। ठीक है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जिस टाइम पे मैं पढ़ाई करता था ना, कई बार क्वेश्चन में मैं इतना ज्यादा अंदर घुस जाता था कि मेरे को मेरी मम्मा बुला रही है कि बेटा आके खाना खा ले, खाना खा ले, खाना ठंडा हो रहा है। 15 से 20 मिनट हो गए, वो बुला रही है, मैं कहा अभी रुक जाओ क्योंकि मेरे को पहले क्वेश्चन करना है। क्योंकि ये क्वेश्चन निकलेगा मेरा दिमाग यहीं घूमता रहेगा। तो आपको इस लेवल पे अंदर घुसना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इस टाइम के लिए आगे आने वाले 80-90 दिनों के लिए सब कुछ छोड़ दो। सब कुछ छोड़ दो, लिटरली सब कुछ छोड़ दो। जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी सिर्फ अपने बच्चे के लिए सोचती है ना, सुबह उठते सोते जागते सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचती है, वैसे आपको अपने ड्रीम के बारे में सोचना है कि भाई सीए इंटर का ग्रुप 1 ग्रुप 2 मुझे क्लियर करना है, दैट्स इट। इसके आगे मैं अटेम्प्ट नहीं दूंगा, खत्म। अपने आप से ये बातें बोलो, मुझे पता है मैं निकाल के रहूंगा। ठीक है, फोन पे ऐसा वॉलपेपर लगा लो कि अगर आप बार बार फोन देखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं यार मेरे को निकाल, सीए इंटर तो मुझे इसी बार निकालना है, इससे ज्यादा मेरे पे टाइम नहीं। सर मेरी अभी क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई, कब तक कंप्लीट होनी चाहिए इफ आई एम टारगेटिंग ग्रुप 2 ओनली? बेटा जितना भी बचा हुआ है, मेरा टारगेट कभी भी ये नहीं रहता कि आप पूरी क्लासेस 20 दिन में देख के खत्म कर लो। क्लासेस के साथ साथ रिवीजन होनी जरूरी है। आपकी अक्टूबर के मंथ में क्लासेस खत्म ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी क्लासेस दिसंबर दिसंबर 10 पे जाकर के खत्म हो रही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप दिन की एक क्लास देखो, लेकिन बाकी टाइम अपनी सेल्फ स्टडी करो। क्योंकि पेपर हमेशा सेल्फ स्टडी निकालेगी, पेपर कभी भी कोई क्लास नहीं निकाल सकती। पेपर हमेशा सेल्फ स्टडी निकालेगी, क्योंकि वहां पे जाके आपको खुद करना है। तो दिन का मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम 3 घंटे क्लासेस में देना, उससे ज्यादा मत देना। बाकी सारा टाइम आपको पढ़ाई में लगा। ठीक है, चाहे क्लासेस थोड़ी लंबी खिंच जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या है सर, इफेक्टिव 8 आवर्स अ डे इज ओके? बिल्कुल ठीक है, बट मैं बोलूंगा अगर 8 घंटे के बाद आपके पास टाइम बच रहा है तो 1 से 1.5 घंटा नया नहीं पढ़ सकते, मत पढ़ भाई, लेकिन रिवीजन जरूर कर। आप सीए इंटर में हो, लास्ट के 80-90 दिन बचे हैं, आपको 8 से 10 घंटे देने जरूरी है। अगर आप 8 घंटे बहुत अच्छे दे रहे हो, ट्राई करो आधा एक घंटा स्ट्रेच करो, निकालो आधा एक घंटा और। ठीक है, इसी हिसाब से काम बने। मेरे को तो आपसे यही बातें करनी थी। कॉस्टिंग का मैंने आपको सारा कुछ बता ही दिया है ना, बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी बात कर लिया। अब आप लोग अपने माइक ऑन कर सकते हो, अभी जाना मत। ठीक है, अभी रुक जाना, 5-10 मिनट की डिस्कशन हो रहा है, 5-10 मिनट बाद सब चलते हैं। आप भी जाना, मैं भी टाटा बाय बाय कर दूंगा। माइक ऑन करके किसी को कुछ पूछना है, किसी का कोई पर्सनलाइज डाउट है, बिल्कुल पूछ लो। आपको सबके सामने पूछने में शर्म आ रही है, अलग से पूछना है अलग से पूछ लेना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं बस एक बात चाहता हूँ, मैं आपकी उंगली पकड़ के साथ में चलने को तैयार हूँ, मैं पास करा दूंगा, पर साथ में भाई मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बस वो मेहनत आपको करनी है। कोई भी डाउट है बिंदास पूछो, बस अपने आप से मान के रखो कि निकल सकता है, तो निकल भी जाएगा, फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा। बताओ। सर टाइमर ऑन करके पढ़ता हूँ तो मेजर इफेक्टिव टाइम? टाइमर ऑन करके कभी भी मत पढ़, क्योंकि दिमाग टाइमर में जाएगा, पढ़ाई कम होगी। टाइमर मत देखा कर। तू सुबह 10 बजे बैठ रहा है, 6 बजे बैठ रहा है, जब भी बैठ रहा है, मेक श्योर तेरे सामने कोई घड़ी नहीं होनी चाहिए, तेरे सामने फोन नहीं होना चाहिए। क्योंकि पता क्या होता है, तूने देखा 10 के 10:30 बज गए, तेरे को तो ऐसा लगेगा भाई तूने आधे घंटे की पढ़ाई करी है। पर वो तो दिल जानता है ना अंदर से कि आधे घंटे में हमने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। टाइमर को तो बिल्कुल मत रखो साथ में, डिस्ट्रैक्ट करेगा। स्टॉप वॉच लगाता हूँ, नहीं करना। सर आरटीपी एमटीपी साथ साथ कर ले या एग्जाम से पहले? बेटा साथ साथ, एग्जाम से पहले कुछ नहीं होगा। एग्जाम से पहले कोई भी चीज नई नहीं करनी है, जितना हो सके अभी साथ के साथ चीजें निपटाओ। मैंने टेलीग्राम पे
मैंने टेलीग्राम पे हर सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट स्कैनर डाला हुआ है अपने ग्रुप पे, हर सब्जेक्ट का स्कैनर है। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो पूरा कर लो। उस पे अकाउंट्स का नहीं आया हुआ, कल तक अकाउंट्स का भी आ जाएगा, शायद एफएमएसएम का नहीं है, कल एफएमएसएम का भी आ जाएगा। और बोलो, बस उतना करके चले जाओ, बहुत अच्छे से कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बात और बता रहा हूँ, लास्ट के 1.5 दिन के लिए जितना अपने सब्जेक्ट को छोटा कर सकते हो उतना छोटा कर लो। आप पहले से फिल्टर आउट करके रख लो कि ये 4 टॉपिक मुझे इस किताब से पढ़ने हैं, ये 2 टॉपिक मुझे इस किताब से पढ़ने हैं, ताकि पेपर से 1.5 दिन पहले टाइम खराब नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा मुझे ये टॉपिक यहाँ से करना है, ये टॉपिक यहाँ से करना है, ऐसे करना है। ठीक है, जितना उसे फिल्टर आउट करके छोटा कर दोगे उतना काम आसान बन जाएगा। ठीक है, और बताओ, और किसी का कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो बताओ भाई। माइक ऑन करके पूछना है, बिल्कुल पूछ सकते हो, आवाज आ जाएगी आपकी। या हो गए सबके डाउट? बच्चे कह रहे हैं, एक दो बच्चों के मैसेज आए हैं, आपको कुछ डाउट भेजे हुए हैं, उसके आंसर कर दो बेटा, कल तक हो जाएंगे, बीच में थोड़ा सा हेक्टिक चल रहा था, कल तक वो भी कर दूंगा। आपका टेलीग्राम ग्रुप लिंक टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कर लो, सीए दिव्यांक ज्ञानचंदानी के नाम से आपको मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लो। उसमें सारे स्कैनर वगैरह सब कुछ डले हुए हैं, और आगे की जो भी कम्युनिकेशन होगी वो उसी पे आएगी आपकी, है ना। और बताओ, कुछ हो दिमाग में, कोई चीज हो कि यार ये भी पूछ लेता हूँ, तो आराम से पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। है कुछ और? ठीक है सर, क्लासेस ज़्यादा पेंडिंग है बोथ ग्रुप्स के लिए, कम से कम 7 से 8 घंटे क्लासेस में जा रहे हैं। सेल्फ स्टडी कैसे करूँ? बेटा क्लासेस का टाइम कम कर दे, सेल्फ स्टडी ज़्यादा कर। अगर 7 से 8 घंटे क्लासेस में जा रहे हैं, मेक श्योर तो दिन की 3 से 3.5 घंटे की क्लास देखे, स्पीड में देख ले, थोड़ा ज़्यादा कवर हो जाएगा, बाकी टाइम सेल्फ स्टडी पर लगा। जितना टाइम तो सेल्फ स्टडी पर लगाएगा उतने चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे पास होने के। चाहे सिलेबस कम होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सर चीज़ें हो गई है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कुछ सब्जेक्ट में। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बेटा, पेपर लिख करके देखो, 1-2 पेपर लिख करके देखो, आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। सर 1 से 1.5 दिन का रिवीजन मटेरियल मिल जाए तो हेल्प होगी। 1 से 1.5 दिन का रिवीजन मटेरियल मैं आपको कॉस्टिंग का दे सकता हूँ, बाकी सब्जेक्ट का देखूंगा कहीं पे टेलीग्राम पे मुझे किसी का अच्छा लगा तो वो मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम पे, आप वहीं से देख लेना, आपको बढ़िया लगे तो बढ़िया। कॉस्टिंग का मैं आपको बता सकता हूँ, मैं ऐसा आपको मटेरियल बना करके दे दूंगा, 1.5 दिन में आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, और बता दो, और कोई दिक्कत है तो। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, चीजें याद नहीं आ रही बेटा, आप सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा, दुनिया में हर बच्चे के साथ ऐसा होता है। उन चीजों को दिमाग में मत लाओ, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, दिमाग अपने आप चलने लगता है। ठीक है सर, आपकी कोई फॉर्मूला शीट है कॉस्टिंग की? बिल्कुल है, आने वाली है। कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, हाँ कॉन्फिडेंस की कमी होनी भी नहीं चाहिए। चार्ट बुक भी हेल्पफुल है करना करने के लिए, बिल्कुल। रिवीजन क्लास एवीजे में लेना प्लीज, बिल्कुल लूंगा बेटा, एवीजे में भी लूंगा। सर मैंने अकाउंट्स किसी और से ली थी, फिर प्रवीण शर्मा सर पे शिफ्ट किया, तो सारे बड़े बड़े टॉपिक्स, इवन कोई भी टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी आपके पास टाइम है ना, आप करो। जिस टीचर का करना है उस टीचर का करो, आपको शर्मा सर का अच्छा लग रहा है, आपको यूट्यूब पे जिस टीचर का अच्छा लग रहा है वहां से क्वेश्चन उठाओ। देखो मैं बताता हूँ कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। किसी भी टॉपिक के 8 से 10 क्वेश्चन आपने देख लिए, कोई भी रैंडमली टॉपिक, उस पर्टिकुलर चैप्टर का कोई टॉपिक उठाओ, उसका एक क्वेश्चन हाथ से पूरा करके देख लो। ठीक है, मेरे सब्जेक्ट में कॉस्टिंग में जितने बच्चों ने मेरे से क्लास ली है, उनका जहां जहां पे कॉन्फिडेंस बना है, वो क्यों बना है? क्योंकि मैं आपको क्लासेस में बहुत ज्यादा टाइम देता था कि भाई खुद से करके देखो, खुद से करके देखो, कॉन्फिडेंस वहीं से आता है। ठीक है, तो एक बार आप कोई भी बड़े टॉपिक का क्वेश्चन करके देखोगे ना, और अगर आपका क्वेश्चन निकल गया तो आपको उस पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक दिन में नहीं आएगा, 2 दिनों में आएगा, लेकिन आ जाएगा। ठीक है, हाथ से निकाल के देखो एक आधा क्वेश्चन, आपको कॉन्फिडेंस आ गया। बट हाथ से पहले मत निकालना, पहले पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट देख लेना, क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद सारा करने के बाद कोई क्वेश्चन करके देखना। अगर वो भी एक बार में नहीं हो रहा, कोई बड़ी बात नहीं है, कई कई बार क्वेश्चन नहीं निकलता, आपने कुछ सीखा ही है ना, ऐसा तो नहीं है ना कुछ नहीं सीखा। जो पॉइंट सीखा है बस उसे कहीं नोट करके रख लो। जैसे मेरी आदत पता है क्या थी, जब मैं 7 से 8 दिन में पढ़ता था ना कोई भी सब्जेक्ट, तो मैं अपनी एक छोटी सी कॉपी साथ में लेके बैठता था, जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते थे हर चैप्टर के, वो मैं लिखता था। आप बोलोगे ना, मैं आपको दिखा भी दूंगा, मेरे पास शायद अभी भी घर पे रखी होगी। जैसे मैंने मटेरियल कॉस्टिंग लिखा, मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट बना लेता था कि यार ये पॉइंट है, मैं बार बार भूल रहा हूँ, इसको पेपर से एक दिन पहले रिवाइज करके जाना जरूरी है। तो ऐसे पॉइंट बना लो, पॉइंटर्स बना लो, आपकी अपनी कोई ऐसे छोटी सी समरी होगी तो वो आपको बहुत काम में आएगी। ठीक है, और बताओ। सर हो जाएगा अब तो, तू फालतू की बातें मत किया कर।
सर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कम समझ आ रहा है, मैंने किसी और से क्लास ली थी पहले, पता नहीं था आप कॉस्टिंग पढ़ाते हो। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं रिवीजन कराऊंगा ना तो देखो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी। जितने बच्चों ने मेरे साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करा उनसे एक बार पूछ ले, सारे फॉर्मूले टिप्स पे होंगे उन बच्चों को। ठीक है, तो तू बिल्कुल मत घबरा, मैं हूं ना, मैं करा दूंगा तेरे को। तू बस भरोसा रख कि तेरे को मार्जिनल कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना है, मैं साथ साथ करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सारे फॉर्मूले सारे क्वेश्चन सब हो जाएंगे तेरे से। ठीक है, जब मैं बता रहा हूँ ना 5 दिनों में कराऊंगा, तेरा 5 दिनों में बहुत आराम से हो जाएगा। कॉस्टिंग की चिंता लेनी नहीं है, कॉस्टिंग के लिए तुम्हारा भाई बैठा करा के जाएगा, छोड़ दो। पास कराना है मुझे, मुझे पता है मुझे कैसे कराना है। बाकी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो बता। और कोई दिक्कत? मुझे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से डर लग रहा है, ओवरहेड वाला पार्ट। कोई बात नहीं ना, मेरे साथ बैठ जाइए एक बार, कर लेंगे। अभी भी बच्चों को बताऊंगा ना कि फिक्स ओवरहेड होता था, वेरिएबल ओवरहेड होता था। वेरिएबल ओवरहेड में दो केस होते थे, विद और विदाउट आइडल टाइम, सब याद आ जाएगा। डरो मत, क्वेश्चन करके देखो, अपने आप चीजें सॉल्व होती हैं। डरना क्यों है? फिर कॉस्टिंग छोड़ के पहले बाकी सब्जेक्ट कर लो, बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग है, लेट ज्वाइन किया था, बिल्कुल रिकॉर्डिंग है, मिल जाएगी। सर कॉस्टिंग में लास्ट 20 क्लास पेंडिंग है, कब तक फिनिश कर लूं? मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, टाइम नहीं है, जब तक फिनिश करनी है जब तक फिनिश करो। क्लासेस देखने में टाइम कम लगा, एक क्लास देख ले बहुत सही है, और बाद में उसकी रिवीजन कर। 20 क्लास बची है ना, तो दिन की एक क्लास देख, 20 दिनों में खत्म होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसको पढ़, खुद से पढ़। जितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी करेगा उतना बढ़िया है। क्लासेस देखने में ज्यादा टाइम खराब मत करना। और किसी का कोई डाउट? पूछो भाई पूछो। मेरे ख्याल से हो गए सबके डाउट। आज 10 अक्टूबर है, जल्दी आपसे दोबारा भी मिलूंगा 20 अक्टूबर के आसपास। एक काम करना बस अभी के लिए, एक बार ना तुम सब अपने खाली कैमरा ऑन कर देना। मेरे को वो यहाँ से कैसे दिखेगा, तो यहाँ से होता है ना कुछ कि मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को एक साथ देख पाऊंगा, ऐसा कुछ होता है ना? कहाँ पर आएगा वो? पता है किसी को? किसी को पता है तो भाई बताओ। तो मीटिंग, हाँ यहाँ से पता चलेगा ना। कैमरा ऑन कर देना एक बार सारे, तो वो ले लेंगे, फोटो वोटो ले लेंगे एक। यहाँ पर वो नहीं आएगा जो ऐसे वो बना हुआ आता है, जिसमें सारे आ जाते हैं साथ में? अबे कुछ तो होता है, वो पता होगा किसी को, शायद तुम में से पता है। कैमरा क्यों ऑन करना है, मत करो ना लायको, जिसको करना है उसे फिर तो करने दो। आपने हाँ, फिर आपने यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कर रहा था, पर्टिकुलरली। तो आपने किसी को पिन करा हुआ होगा तो शो कर रहा होगा कुछ आगे आप नहीं यार, आगे पर्टिकुलरली तो कंटिन्यू मैंने पिन किसी को भी नहीं करा हुआ ऐसा। पैसे में आपने ऑप्शन है। यहाँ पर ये ऐसे ऐसे तो दिख रहा है, थोड़े थोड़े तो आ रहे हैं, पर सारे पार्टिसिपेंट एक साथ नहीं आ रहे, जैसे यहाँ आ रहे हैं ना सारे पार्टिसिपेंट। पड़ेगा मोर मोर पे जाके लो, मोर पे, मोर पे किस पे जाऊँ? नहीं है भाई, कुछ तो होता है। यहाँ पर एक ऑप्शन तो आता है, मेरे को ध्यान है, यहीं पर एक ऑप्शन था कुछ ऐसा, जिससे सारे एक साथ दिख जाते हैं, क्योंकि पिन तो मैंने किसी को भी नहीं कर रखा। सर यहाँ पे जाके होगा सर आपको व्यू का ऑप्शन अच्छा ये व्यू का व्यू, इसमें क्या करूँ? गैलरी? यहाँ पे आप अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। करो भाई एक बार ऑन करो, जिसको करना है करो, मैं वैसे जबरदस्ती नहीं करता, पर हाँ ठीक है। अबे नालायको, दो तीन ऑन करके बैठो, ऐसा ऐसा क्या तैयार हो रहे हो, तुम्हें कौन सी लड़कियां देख रही है ये बताओ। बस बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना भाई अपनी ना। मैं नाम लूं जब करोगे बाकी? खूब सारे बच्चे हो गए अब देखो, ऐसे लगता है ना बढ़िया। आर्यन हो गया, ध्रुव का हो गया, लखन का हो गया, अस्कान, तन्नू, नीचे जानवी, हर्षिता, दृष्टि, पूर्वी, प्राची, अखंड, अंकिता, इशिका, चित्राक्षी। करो यार नलायको, जल्दी करो, मीटिंग एंड करेंगे फिर फटाफट। चित्राक्षी, आन्या, आकाश, अखंड, अंकिता, फरजाना, जानवी, प्राची। 1 मिनट रुकना। हो गया? आया काफी होगा?
काफी ने तो करा ही नहीं, कह रहा छोड़ो हमारी गंदी शक्ल है हम नहीं दिखाएंगे, ऐसा है। तो सही है गाइस, बाकी अपनी पढ़ाई करो, और कोई डाउट है कोई परेशानी है तो पूछ लो। और ये क्या कह रहा है भाई, सर कोड टेलीग्राम पे डाल देना, कौन सा कोड जो मैं बोल रहा था, हाँ डाल दूंगा। और बताओ, किसी को और कुछ बात करनी हो कर सकते हो भाई, बिल्कुल माइक ऑन करके, कोई दिक्कत नहीं है। बट डरना नहीं है, करना है भाई, अच्छे से मेहनत करनी है, हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है। सही है। चलो गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से आप बस पढ़ाई करते चलो, कोई दिक्कत हो नंबर आपके पास है ही, अच्छे से बात बात कर लेना, और पढ़ाई करो बस बढ़िया से। मिलेंगे फिर जल्दी, कॉस्टिंग का जो भी प्लानर होगा जैसा भी होगा मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। वेलकम बेटा, वेलकम। चलो बाय बाय गाइस, बाय बाय।